जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग, बताइए। बढ़िया हैं सभी। ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून सभी को। मजे में हैं आप लोग, बताइए। चलिए, तो कुछ बातों को हम जानते हैं। सबसे पहले जो मुझे बात कहनी थी आप लोगों से मेंसुरेशन को लेकर। सबसे पहली बात, आप लोगों को एक बात समझनी पड़ेगी। जो मेंसुरेशन की शीट है, उसमें जो पहला वाला शीट है थ्योरी का, उस थ्योरी के पोर्शंस में आपको प्री मेंस लेवल का और मेंस के बाप लेवल का सब कुछ आपको दे रखा है मैंने। अगर आप शीट को देखेंगे तो शीट में बकायदा बहुत अच्छे तरीके से ट्रायंगल के बारे में जिक्र है, सर्कल के बारे में जिक्र है और हेक्सागन के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जिक्र है। ठीक। रह गई बात, शीट में आपको कहीं पर भी स्क्वायर के बारे में कोई भी थ्योरी का पार्ट नहीं मिलेगा। इसीलिए स्क्वायर के बारे में कोई भी थ्योरी का पार्ट नहीं मिलेगा क्योंकि उसको मैंने दो जगह पर करवाया है। पहला, एक आपको ज्योमेट्री में स्क्वायर से संबंधित जितने भी सवाल होते हैं और जो जो सवाल होते हैं वो सभी के सभी मैंने करवा दिए हैं। दूसरा, जो आपको मेंसुरेशन के 2D का हम एक्सरसाइज वाली शीट देंगे, उसमें हमने स्क्वायर के सभी क्वेश्चंस को डाला है। ठीक है। आप लोगों को चूंकि अभी एक्सरसाइज की शीट नहीं मिली है, लेकिन जो शीट बनी है मैं अभी देख कर आया हूं, बहुत अच्छी शीट है। ठीक है। और एक्सरसाइज जब आप लगाएंगे ना, तो आपको एक्सरसाइज में बहुत मजा आएगा। बहुत बच्चों को लगेगा कि यार अभी जो थ्योरी वाला सेशन है वो हमारे पार पार जा रहा है, हो सकता है आपके ऊपर से भी जा सकता है, बीच बीच में आपको बाउंस भी मार सकता है, ये भी बात मैं मानता हूं आपको। ठीक है। थोड़ा सा बाउंस करेगा आपको, थोड़ा सा आपके सर के ऊपर से जाएगा, लेकिन वो चीजों में क्लैरिटी तब मिलेगी, मेरी बात को दोबारा से समझना, वो चीजों में क्लैरिटी आपको तब मिलेगी जब आप जो है बढ़िया तरीके से एक्सरसाइज को सॉल्व करोगे। और एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए थ्योरी का पोर्शन क्लियर होना जरूरी है। ये चीजें आप लोगों ने अच्छे तरीके से एक्सपीरियंस किया है। जब हम ज्योमेट्री पढ़ रहे थे तो आपको अच्छे से पता था कि जब मैं सर्कल के थ्योरी को पढ़ा रहा था, ठीक है, तब थोड़ा सा कुछ चीजें बाउंस अप कर रही थी हमारे लिए, यार ये वाला पार्ट कैसे हो गया, वो पार्ट कैसे हो गया, वो पार्ट कैसे हो गया। लेकिन जब हम एक्सरसाइज पर उतरे तब हमें पता चला यार ये तो चंद सेकंड का सवाल था। तो आपको धीरे 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 जो सर्कल से नफरत हो रही थी शुरू में, वो प्यार मोहब्बत होना शुरू हो गया सर्कल से। उसी तरीके से मैं आपको बोलूंगा कि मेंसुरेशन का जो 2D वाला पोर्शन है, थोड़ा सा थ्योरी में कहीं अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन चलेगा। आपको कुछ चीजें समझने में परेशानी भी हो सकती है और कुछ चीजें बड़े आसानी से समझ में आ जाएंगी, लेकिन 100 का 100% आपको तब समझ में आएगा जब आप एक्सरसाइज लगाओगे। तो इस चीजों से पैनिक बिल्कुल मत होना। अरे यार थ्योरी में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा सर, कहां तक मेंसुरेशन में लेके चले गए। वो मेरा काम है आपके बुद्धि में पूरा का पूरा 100% डालना, लेकिन जो प्रोसीजर है वो आपको ऐसे ही फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप ये सोचेंगे कि यार दूध जो है वो गर्म है, चाय पत्ती डाल देंगे, चीनी डाल देंगे, चाय बन जाएगा, तो ऐसे नहीं होता। बेशक दूध गर्म हो, लेकिन फिर भी गर्म दूध से चाय पत्ती या चीनी चाय नहीं बनती है। उसको चाय को कॉन्स्टेंटली जो है दूध को गर्म करते रहना पड़ता है। फिर थोड़े देर के बाद उसमें जो है चाय पत्ती डालना पड़ता है, थोड़े देर के बाद चीनी डालना पड़ता है, तब बढ़िया चाय बनती है। उसी तरीके से पहले हम थोड़ा थ्योरी कवर करेंगे, फिर हम एक्सरसाइज लगाएंगे। जब एक्सरसाइज आएगा मैं दोबारा से ये सभी पॉइंट्स को वहां पर आपको याद करवाऊंगा। याद करो, जब हम आपको थ्योरी में पढ़ा रहे थे तो हमने आपको ये बात बताया था, तो आपको कुछ चीजें तब वहां पर रिकॉल होना शुरू होंगी, और जब रिकॉल होना शुरू होंगी तो वो चीजों को 100% सीखोगे। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज करवाता तो उसका नुकसान क्या होता वो भी समझ लो। सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज करवाते तो नुकसान ये होता कि जब हम क्वेश्चन करा रहे होते तब आप उस थ्योरी के पार्ट को समझते, आप आगे बढ़ते जाते, एक सवाल बनते जाते। हर क्वेश्चन पे आपको, मुझे यूं समझ लो, एक नया क्वेश्चन आया तो उसके लिए मुझे एक पॉइंट बताना पड़ता, फिर अगला क्वेश्चन आया फिर उसके लिए मैं एक पॉइंट बताता, फिर अगला क्वेश्चन आया उसके लिए मैं एक पॉइंट बताता। हर क्वेश्चन पे पॉइंट होते जाते, फिर आपको लगता है यार मजा नहीं आ रहा, हर क्वेश्चन पे ही नियम बदल रहे हैं, कभी ये आ रहा है, कभी वो आ रहा है, कभी वो आ रहा है। इसलिए जो हमने सोचा जो सबसे बेहतर होता आपके लिए वो ये होता, आप सारे पॉइंट्स को, सारी प्रॉपर्टीज को आप एक ही साथ जान लो। फिर जब आप क्वेश्चन लगाने जाओगे तो आप अपने सभी प्रॉपर्टीज को एक साथ जानोगे। ऐसा नहीं है कि एक बार युद्ध लड़ने जाएंगे तो एक कला सीख के आएंगे, दूसरी बार लड़ने जाएंगे दूसरी कला सीख के आएंगे। एक काम करो, सारी कलाबाजी सीख लो, उसके बाद युद्ध लड़ने जाओ तो मजा और आएगा।
ठीक है, तो ये थ्योरी का पोर्शंस हम लोग पहले कंप्लीट करेंगे, थ्योरी के पोर्शंस को अच्छे तरीके से समझेंगे, एक एक पॉइंट्स को। अगर आप मेरी वीडियो को देखकर नोट बनाते हैं तो आप नोट बनाइए साथ के साथ। अगर आप मेरी वीडियो को समझते हैं और दोबारा से आप मेरी वीडियो को देखते हैं और दोबारा देखकर नोट बनाते हैं तो नोट बनाइए, ठीक है। आप समझने की कोशिश करिए। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया तो आपको दोबारा मेहनत करने की जरूरत है। मानिए हमने अभी क्लास करवा दिया, फिर आप शाम को 5-6 बजे बैठिए और दोबारा से हमारी वीडियो को आप 2x के स्पीड पे देख लीजिए, ठीक है। दोबारा से 2x के जब आप स्पीड पे देखेंगे तो आपको मैं गारंटी कह रहा हूं कि हो सकता है अभी मैंने बताई तो 60-70% बातें समझ में आई, जब आप रात में इसको दोबारा से देखेंगे तो आपको पूरा का पूरा 100% बात समझ में आएगा। तो कम से कम मेंसुरेशन वाला जो टॉपिक है, जो थ्योरी वाला पोर्शन है, उसको 2 बार देखना वीडियो को, कम से कम। पहली बार जब मैं लाइव करवा रहा हूं तो उसको देख लो, और दूसरी बार आप उसको 2 गुने के रफ्तार से देखो ताकि चीजें आपको समझ में आती रहे, ठीक है। हाँ जी, विवेक यादव कहते हैं सर जी एलसीएम एचसीएफ की भी क्लास करवा देना। बिल्कुल करवा देंगे विवेक, उसके लिए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जो एक आधा छोटे मोटे टॉपिक है वो हमारी जिम्मेदारी है, वो हम करवा देंगे आप लोगों के बैच में, ठीक है। तो आपका जो तरीका होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जो मैंने बताया एकदम डिट्टो वैसे होना चाहिए कि मैं पढ़ा रहा हूं तो आप उससे पढ़ रहे हो, उसके बाद आप उनको प्रॉपर तरीके से रिवाइज कर रहे हो, तो जाकर मेंसुरेशन को 100% आप समझ पाएंगे। क्योंकि अब मेंसुरेशन में वैसे सवाल नहीं आते हैं कि आपको एक वर्ग दे दिया, एक स्क्वायर दे दिया और आपको साइड देके एरिया पूछ ले, डायगोनल का मान पूछ ले। आप अगर सोच रहे हैं कि सर प्री में भी ऐसे सवाल आते हैं, तो ऐसे सवाल नहीं आते। जब तक आप अपने स्तर को ऊपर नहीं बढ़ाएंगे तब तक आप कुछ सीख नहीं पाएंगे, और स्तर को ऊपर तब बढ़ा सकते हैं जब आप पर्सनली लेवल पर मेहनत करें। मैं आपकी पूरी की पूरी सपोर्ट करता हूं, बढ़िया तरीके से सपोर्ट करता हूं, हर तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। जब जब समझ में नहीं आता उस पॉइंट को मैं 4 बार समझाता हूं, और मैं 40 बार भी समझाऊंगा। लेकिन इंपॉर्टेंट मेरे लिए ये है कि आप सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट हो, सभी मेरे जो है प्यारे एस्पिरेंट हो, सभी को ऑफिसर बनना है तो सबको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी ऑफिसर बनोगे। देख रहे हो ना कंपटीशन कितना ज्यादा है। अगर कंपटीशन इतना ज्यादा है तो बस यूं समझ लो मैं उस लेवल के कंपटीशन को ही पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। पता चले कि कंपटीशन है 200 में 200 का और हम आपको ये पढ़ा रहे हैं जिससे आप 200 में 20 नंबर लाओ, फायदा क्या है। अगर वो चीजें पूरी की पूरी सीख भी ली तो नंबर तो 20 ही लेके आओगे, ठीक है। संदीप कहते हैं सर जी आपने साउथ इंडिया में भी हवा कर दी है। भाई धीरे धीरे होगा हवा, चिंता मत करो, ठीक है। आलोक कहते हैं सर 7 दिन 7 मैराथन देख सकते हैं क्या? बिल्कुल देख सकते हैं। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो बिल्कुल देख सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना है, ठीक है। चलो आ जाओ, तो हम अपने सेशन को शुरू करते हैं। पिछले क्लास में मैंने कुछ थ्योरी के पॉइंट्स बताए थे, और आज की क्लास में बहुत ऐसे पॉइंट होंगे जो हमने आपको ज्योमेट्री में पढ़ाया है, ठीक। बहुत पॉइंट ऐसे होंगे जो ज्योमेट्री में आपने पढ़ा भी है और हमने पढ़ाया भी है। तो अभी दोबारा से पढ़ने से फायदा क्या होगा? दोबारा से पढ़ने से क्या होगा कि कुछ चीजें हमारी रिकॉल हो जाएंगी, हमें याद हो जाएंगी। जैसे आप अपने शीट में देखिए, पॉइंट नंबर 4 में क्या लिखा गया है कि एक मीडियन किसी भी साइड को 2 बराबर पार्ट में बांटता है। तो यानी एक ट्रायंगल के अंदर अगर 3 मीडियन है तो 6 बराबर पार्टों में बांटेगा। अब बच्चा बोलेगा सर पढ़ लिए लेकिन हमको कुछ समझ में नहीं आया, क्या लिखा हुआ है? तो हम बोले ठीक है, तुम ऐसे देखो, एक ट्रायंगल होता है, तो बोला हाँ सर। एक ट्रायंगल में एक मीडियन होता है, बोला हाँ सर। तो देखो बेटा, जो मीडियन यानी माध्यिका होती है ना, जैसे मानो एबीसी नाम का कोई त्रिभुज है और एडी नाम की माध्यिका है, तो ये इसको 2 बराबर क्षेत्रफलों में बांटती है। तो बोला अब समझ में आया कि एक जो माध्यिका होती है त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो उसको पहला पॉइंट क्लियर हो गया। फिर उसके बाद में यहां पर कहा गया है कि अगर उसके अंदर 3 माध्यिकाएं हो जाए तो 6 बराबर भागों में बांटेगी। तो यानी यहां पर अगर हम पहला मीडियन इसको बनाते हैं, दूसरा इसको बनाते हैं, तीसरा इसको बनाते हैं, तो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 5 पार्ट, 5 6 पार्ट, ये हमने बकायदा आपको ज्योमेट्री में सिखा दिया है, ठीक। कि अगर एक मीडियन 2 भागों में बांटती है तो 3 मीडियन पूरे के पूरे 6 भागों में बांटेगी। तो बोलोगे सर 4 मीडियन 8 भागों में बांट देगी, 5 मीडियन 10 भागों में बांटेगी। मूर्ख इंसान, एक बात बताओ, किसी भी ट्रायंगल में 4 मीडियन कैसे हो सकता है? मीडियन तो उतना ही होगा ना। मीडियन कितना होगा? मीडियन उतना ही होगा जितने यहाँ वर्टेक्स होंगे। एक वर्टेक्स से एक ही ना मीडियन बना सकते हो, ऐसा तो है नहीं यहाँ से 2 को बनाओगे। तो ट्रायंगल में अगर 3 वर्टेक्स हैं तो 3 ही मीडियन बनेंगे, और 3 मीडियन बनेंगे तो 6 बराबर क्षेत्रफल में ये बटेगा, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो गया। फिर उसके बाद पढ़ते हैं, ईच ट्रायंगल हैज 3 मीडियन एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियल इज कॉल्ड सेंट्रोइड। ये बड़ी खूबसूरत बात कही आपने। आपने कहा यहां पर कि सर देखो, हमें पता है कि एक त्रिभुज के अंदर 3 मीडियन होते हैं, 3 माध्यिकाएं होती हैं, और तीनों के तीनों माध्यिकाएं जहां पर काटती हैं, ये पहली माध्यिका, ये दूसरी माध्यिका, ये तीसरी। तो भैया कहीं ना कहीं तो ये रुककर चाय नाश्ता पानी करेंगे। तो बोलोगे हाँ सर। जिस पॉइंट पर चाय नाश्ता पानी कहते हैं उनको हमने ज्योमेट्री में क्या पढ़ा था? उनको हम कहते हैं सेंट्रोइड। सेंट्रोइड को हिंदी में क्या कहते हैं? तो केंद्रक कहते हैं।
क्या कहते हैं? तो केंद्रक कहते हैं। समझ में आया? ये बात हमने अच्छे तरीके से पढ़ा है, लिखा भी है यहाँ पर कि केंद्रक कहलाता है। ठीक। एक और चीज आपने पढ़ा था कि इस वर्टेक्स से लेकर, देखो अगर मैं कोई ट्रायंगल बना रहा हूं और इस ट्रायंगल में मैं यहां पर कह रहा हूं कि ये एडी नाम का मीडियन है और जी नाम का कोई सेंट्रोइड है, कोई केंद्रक है, तो आपने फिर से ज्योमेट्री में क्या पढ़ा था कि जो ये केंद्रक होता है, ये केंद्रक जो है इसको पूरा का पूरा दो पार्टों में बांटता है। पहला पार्ट जो होता है वो 2 यूनिट होता है, दूसरा पार्ट हमारा 1 यूनिट होता है। 2:1 में बांटता है। किस में बांटता है? 2:1 में बांटता है। ठीक। चलो आ जाओ, फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं कि देखिए भाई साहब, अगर हमारा एडी मीडियन है तो एक मीडियन हमारे ट्रायंगल को 2 बराबर क्षेत्रफलों में बांटेगा। ये हमने फोटो के माध्यम से आपको बता दिया। फिर उसके बाद हमने कहा कि अगर मानो हम इस फोटो को ऐसे बनाए, एक तो हमारा फोटो कैसे बनता है वो देखो, एक हमारा फोटो बनता है ऐसे, जहां पर हम कोई ट्रायंगल बना रहे होते हैं और उस ट्रायंगल में 3 माध्यिकाएं होती हैं। पहली माध्यिका ये हो गई, दूसरी माध्यिका ये हो गई, तीसरी माध्यिका यहां पर ये हो गई। तो उस केस में ये कितने भागों में बढ़ता है? तो बोलोगे सर 6 भागों में बढ़ता है। 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 पार्ट, ये हो गया 5 पार्ट और ये हो गया 6 पार्ट। ये इस तरीके से 6 बराबर भागों में बटेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर दोस्त, अगर हम यहाँ पर क्या करें, छोटी छोटी बातों को फॉलो अप करें और हम यहाँ पर इसी फोटो को कैसे बना दें, इसी फोटो में देखना, हमने यहाँ पर इस लाइन को मिटा दिया, हमने यहाँ पर इस लाइन को मिटा दिया। ठीक। उसके बाद हमने यहाँ पर जो है, हमने यहाँ पर और क्या किया, हमने इस लाइन को भी मिटा दिया और हमने यहाँ पर इस लाइन को भी मिटा दिया। तो बस यही वाली फोटो बन जाती है, ये वाली फोटो में कन्वर्ट हो जाती है। ये फोटो हमारी कन्वर्ट हो जाएगी इसमें। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 सब आपस में बराबर थे। अगर सब आपस में बराबर थे तो इसके पास भी एरिया 2 यूनिट है, इसके पास भी एरिया 2 यूनिट है, इसके पास भी एरिया 2 यूनिट है, यानी इन सभी भागों का आपस में क्षेत्रफल बराबर होगा। यानी जितना एरिया इसका होगा, ठीक है, जितना एरिया इसका होगा उतना ही एरिया इसका भी होगा और उतना ही एरिया इसका भी होगा। अब बात करते हैं भाई साहब, चलो ठीक है, ये तीनों आपस में बराबर हो गए, लेकिन हर पार्ट का एरिया कितना होगा? तो बोलोगे सर देखो, ये पूरा का पूरा ट्रायंगल जो है वो 3 पार्टों से बना है। ये हमारा पहला पार्ट हो गया, ठीक है, ये हमारा दूसरा पार्ट हो गया, ये तीसरा पार्ट हो गया। तो पूरा का पूरा ट्रायंगल अगर 3 पार्ट से बना है तो हर पार्ट का जो एरिया होगा वो पूरे ट्रायंगल का 1/3। मतलब अगर पूरे त्रिभुज का एरिया 30 है तो ये 10 होगा, ये 10 होगा, ये 10 होगा, यानी हर पार्ट का एरिया निकालना है तो 1/3 हमें करना पड़ेगा। समझ में आ गया बात? ठीक। तो जो मीडियन वाला पॉइंट था वहीं कन्वर्ट हो गया था, किसमें? वहीं कन्वर्ट हो गया था हमारे इस वाले पॉइंट में। फिर उसके बाद हमने आपको अभी बकायदा ये पॉइंट बता दिया कि देखो, अगर जी नाम का कोई सेंट्रॉइड है तो उसको 6 बराबर भागों में बांटेगा और हर पार्ट का जो एरिया होगा, हर पार्ट का जो एरिया होगा पूरे ट्रायंगल के एरिया का 1/6 भाग, यानी पूरे ट्रायंगल का एरिया अगर 60 है तो हर पार्ट का एरिया 10 हो जाएगा और ये हमारा आंसर होगा। ठीक। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये इन सेंटर, इन सर्कल, सरकम सेंटर, सरकम सर्कल, ये सब बातें कहां से आई? ये सब बातें हमारे पास तब आई जब हमने इनको सीखा, हमने जाना कि भैया पहली बात ये आए तो सेंट्रॉइड के नाम से आए, लेकिन हम इनको पहले समझते हैं। पॉइंट नंबर 5 आप अच्छे से पढ़िए, एक एक बातों को समझिए। ठीक है। पॉइंट नंबर 5 में कहा है द इन रेडियस या फिर रेडियस ऑफ ए सर्कल इंस्क्राइब्ड इन ट्रायंगल एबीसी इज डोनेटेड बाय आर। ये बताया था मैंने। पहली बात आप लोग मुझे खुद बताओ कि सर इन रेडियस क्या, इन सर्कल क्या होता है? इन सर्कल को तोड़ोगे तो बोलोगे इन और सर्कल, यानी किसी भी पॉलीगन के अंदर हम कोई भी सर्कल बना दे तो उसको इन सर्कल कहते हैं। यानी अगर हम मानो कल के दिन कोई ट्रायंगल बना रहे हैं, उसके अंदर सर्कल बना दे तो वो इन सर्कल कहलाता है। कोई स्क्वायर बना रहे हैं, उसके अंदर सर्कल बना दे, वो इन सर्कल कहलाता है। कोई हम यहाँ पर हेक्सागन बना दिए, उसके अंदर का जो सर्कल है जो उनके भुजाओं को टच करता है, जो उनके भुजाओं को टच करता है, सभी भुजाओं को टच करता है, ऐसा नहीं है कि भुजा को टच करेगा बाकी को नहीं करेगा, जो सबको टच करेगा वो इन सर्कल होता है। इन सर्कल किस में बनता है? तो एक रेगुलर पॉलीगन में बनता है। कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि एक सर्कल या एक इन सर्कल एक रेक्टेंगल के अंदर बन जाए, या इक्विलेटरल ट्रायंगल को छोड़कर किसी भी और ट्रायंगल के अंदर इन सर्कल बने। राइट एंगल में तो बन भी जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो यहां पर चलो यहां पर कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि एक इतना बड़ा रेक्टेंगल है और इसके अंदर आप इन सर्कल बना दो। इन सर्कल बनाओगे तो सिर्फ भैया 1, 2 और 3 को टच करेगा, चौथे को तो टच ही नहीं करेगा। समझ में आ रहा है बात? तो वो डिपेंड करता है।
ठीक, तो हमने कहा इन सर्कल वो सर्कल होता है जो किसी भी पॉलीगन के अंदर होता है, जो उनके सभी भुजाओं को टच करता है। आप हो गए खुश यहाँ पे। तो अगर मानो कोई सर्कल होगा तो उसकी त्रिज्या भी तो होगी। वो सर्कल ही किस काम का, जिसका कोई रेडियस ना हो। ठीक, तो वो सर्कल है तो उसका रेडियस भी होगा, तो उसके रेडियस को इन रेडियस कहते हैं। ठीक है, अब जैसे मानो ये हमारा त्रिभुज है एबीसी, इसके अंदर हमने एक सर्कल बना दिया। इस सर्कल का सेंटर होगा यहाँ पर, सेंटर होगा तो ये इसका रेडियस कहलाएगा। कहलाएगा कि नहीं, तो बोलोगे हाँ सर यही इसका रेडियस होगा। रेडियस क्या पॉइंट होता है? रेडियस वो पॉइंट होता है, अगर मानो मैं इस सर्कल के लिए अगर मैं बोलूं तो ये बीसी क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा। बीसी क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा, स्पर्श रेखा। तो जब हम सेंटर से यहाँ पर टेंजेंट को मिलाते हैं तो कोण कितने का बनता है, 90 का, और वही हमारा रेडियस कहलाता है। ठीक, अब धीरे धीरे जानेंगे ये आर का मान भी कैसे निकालते हैं। समझ में आ गया? एक तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि अगर रेडियस को निकालना है तो उसके क्षेत्रफल को सेमी पेरीमीटर के साथ भाग कर दीजिए। याद करिए, मैंने आपको अल्फाबेट का ट्रिक भी बताया था कि आपको याद करना है आर एस बराबर होता है टी, आर एस टी, ए बी सी डी ई एफ जी करके पी क्यू आर एस टी। तो आर इंटू एस बराबर टी, यानी आर हो जाएगा इन रेडियस, एस हो जाएगा सेमी पेरीमीटर, और टी का मतलब ट्रायंगल का क्षेत्रफल। यानी यहां से इन रेडियस बराबर एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर आ जाएगा, और इस तरीके से हम इन रेडियस को निकालेंगे। ये हो गया किसी भी त्रिभुज के लिए, चाहे वो आइसोस्केलस हो, चाहे वो राइट एंगल ट्रायंगल हो, चाहे वो इक्विलेटरल हो, स्केलेन हो, ऑब्ट्यूज हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी ट्रायंगल होगा तो उसका इन रेडियस हम इस तरीके से निकालेंगे। फिर इसमें धीरे धीरे हम आगे बढ़े थे। जब पिछली बार तो हमने ये सीखा था कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल का इन रेडियस निकालना है तो कैसे निकालते हैं, और राइट एंगल ट्रायंगल का निकालना है तो कैसे निकालते हैं। बाकी जो जनरल फॉर्मूला इन रेडियस को निकालने का होता है वो ये होता है जो हर तरह के ट्रायंगल में लागू होता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़े तो हमने ये पढ़ा कि चलो इन रेडियस तो वो सीख लिया। उसके बाद हम पढ़ते हैं सरकम रेडियस क्या होता है। तो सरकम रेडियस क्या हो गया? सरकम रेडियस वो हो गया जो अपने अंदर किसी पॉलीगन को ले, या यूं समझ लो किसी भी पॉलीगन को जो बाहर से कवच दे रहा है, वो हमारा सरकम रेडियस हो जाएगा। जैसे मानो एक हमने ट्रायंगल बनाया, इस ट्रायंगल को जो बाहर से कवच देगा वो उसका सरकम रेडियस होगा। तो क्या सरकम सर्कल जो है वो कभी भी साइडों को टच कर रहा है? देखो तो बोलोगे नहीं सर, साइड को तो बिल्कुल भी टच नहीं कर रहा। साइड को यहां पर देखो सर, कहां साइड को टच कर रहा है? तो ये टच कर रहा है तो किसको टच कर रहा है? तो ये जब टच कर रहा है तो बोलोगे सर ये प्रत्येक कोने को टच कर रहा है, प्रत्येक वर्टेक्स को टच कर रहा है। अगर मानो कल के दिन मुझे एक स्क्वायर है, उसका मुझे सरकम सर्कल बनाना हो तो हम यहां पर उसका सरकम सर्कल ऐसे बनाएंगे जो वर्टेक्स को टच करेगा। यानी एक बात आप अपने कॉपी में नोट बनाना चाहो तो लिख सकते हो कि जो इन सर्कल होता है वो भुजाओं को टच करता है, और जो सरकम सर्कल होता है वो वर्टेक्स यानी कोनों को टच करता है। ठीक है, अब मानो जैसे कि मैंने आपके सामने कहा कि ये एक ट्रायंगल है एबीसी नाम का। कैसा ट्रायंगल है, राइट है, ऑब्ट्यूज है, एक्यूट है, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन एक सर्कल मैंने ऐसा बना दिया जो तीनों वर्टेक्स को टच करे। तो जाहिर सी बात है ये एक अगर मानो सर्कल है तो इस सर्कल का भी तो अपना कुछ वजूद होगा, कुछ सेंटर होगा, कुछ रेडियस होगा। तो बोलोगे हाँ सर। तो जैसा कि आप अगर मानो यहां पर ट्रायंगल बनाते हो, ठीक, और उसके बाद एक सर्कल को यहां से मिलाते हो, तो इस सर्कल का भी एक सेंटर होगा। तो बोलोगे हाँ। सेंटर से मेरी बात को दोबारा से समझना, सेंटर से रेडियस कैसे निकालते हो? तो सेंटर से सर्कल पर डाला गया कोई पॉइंट, ये भी इसका रेडियस हो जाएगा, ये भी रेडियस हो जाएगा, ये भी रेडियस हो जाएगा। लेकिन हम रेडियस वो निकालते हैं जो यहां से इसके वर्टेक्स तक की दूरी हो, यानी सेंटर से इसके वर्टेक्स तक की दूरी हो, और उसको हम सरकम रेडियस कहते हैं। तो इन रेडियस कैसे निकालते हैं? इन रेडियस का मतलब सेंटर से उसके भुजा पर डाला गया पॉइंट या डिस्टेंस, वो इन रेडियस होता है, और सेंटर से अगर वर्टेक्स तक की दूरी वो सरकम रेडियस कहलाती है। दोबारा से समझ जाना, कोई भी पॉलीगन हो मेरे दोस्त, कोई भी पॉलीगन हो किसी भी तरह का, जैसे मानो हमने स्क्वायर बनाया, स्क्वायर के अंदर एक सर्कल बनाया और स्क्वायर के बाहर एक सर्कल बनाया, तो अंदर वाले का रेडियस क्या होगा? तो उसके सेंटर से भुजा तक डाला गया डिस्टेंस वो उसका इन रेडियस होगा, और बाहर वाले का क्या होगा? तो सेंटर से, इसी सेंटर से इस कोने पे वर्टेक्स पे डाला गया, ये इसका सरकम रेडियस कहलाएगा। इस बात को हमेशा अपने माइंड में रख लेना कि सेंटर से डिस्टेंस तक की दूरी, सेंटर से साइड तक की दूरी वो हमारा इन रेडियस, और सेंटर से वर्टेक्स तक की दूरी वो हमारा क्या हो जाएगा? सरकम रेडियस। क्योंकि अभी आगे चल के जब हम आपको पढ़ाएंगे तो मानो हेक्सागन भी हमें पढ़ाना है, क्योंकि आपके पेपर में आता है। ठीक, तो हेक्सागन के भी तो दो सर्कल बनेंगे। एक सर्कल हमारा ऐसा बनेगा जो अंदर टच करेगा,
ठीक है, मानो मैंने कहा ये सर्कल है जो इसको अंदर तरीके से टच कर रहा है, अभी मैं ऐसे इरेगुलर बना रहा हूं, और दूसरा हमारा ऐसा होगा जो हमें बाहर की तरफ टच करेगा। तो इस तरीके से बहुत सारे सर्कल मानो हो गए, एक अंदर वाला, एक हो गया बाहर वाला। अभी रफ डायग्राम समझना, अगर अंदर वाले की भुजा निकालनी होगी तो कैसे निकालोगे? अंदर वाले की भुजा निकालनी होगी तो बोलोगे सर सेंटर से साइड तक की दूरी, सेंटर से साइड तक की दूरी वो हो जाएगा इन रेडियस, और सेंटर से वर्टेक्स तक की दूरी वो हो जाएगा क्या? वो हो जाएगा सर्कम रेडियस। देखो सेंटर से वर्टेक्स तक की दूरी। तो ये सभी बातें हर जगह पे लागू होती हैं, तो तुरंत अपने कॉपी में नोट बना के लिखिए कि सर अगर हमारा कोई भी पॉलीगन है, अगर हमारा कोई भी पॉलीगन है और हमें उसका इन रेडियस निकालना है तो उसके सेंटर से उसके साइड तक के दूरी को निकालेंगे, और अगर उसका सर्कम रेडियस निकालना है, बाह्य त्रिज्या निकालना है, अंतः त्रिज्या के लिए सेंटर से भुजा तक की दूरी, और बाह्य त्रिज्या के लिए सेंटर से वर्टेक्स तक की दूरी, ये हो गया। उसके बाद फिर हमने पढ़ा कि चूंकि देखो हमें इन रेडियस निकालने का फॉर्मूला पता है, इन रेडियस का फॉर्मूला एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर, तो क्या किसी भी ट्रायंगल के लिए सर्कम रेडियस निकालने का कोई फॉर्मूला है? तो हमने कहा बिल्कुल फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला इतना है कि उस ट्रायंगल के तीनों भुजाओं को मल्टीप्लाई कर दो। इक्विलेटरल होगा तो तीनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ए करके राइट एंगल होगा तो वो देख लेना, मतलब आपको तीनों भुजाओं को मल्टीप्लाई कर देना है और भाग कर देना है उसके एरिया के 4 गुना से, ये आपको सर्कम रेडियस निकाल के दे देगा। ठीक, फिर उसके बाद हमने पॉइंट नंबर 7 पढ़ा। पॉइंट नंबर 7 में हमने क्या देखा? देखो कहा जाता है कि द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल मेड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ ए साइड विल बी हाफ ऑफ ओरिजिनल पेरीमीटर एंड 1/4 ऑफ ओरिजिनल एरिया रेस्पेक्टिवली। अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात कहता है। हम आपको धीरे धीरे एरिया भी बताएंगे, आपका एक एक पॉइंट हम क्लियर करवाएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। बस तसल्ली से सभी बातों को सुनते जाइए, समझते जाइए। अगला पॉइंट आपसे ये कहा गया है पॉइंट नंबर 7 में कि देखिए जब आप एक त्रिभुज बनाते हैं, आप क्या बनाते हैं? जब आप एक त्रिभुज बनाते हैं ऐसा, तो उस त्रिभुज में जब आप इनके मध्य बिंदुओं को जोड़ते हैं, इस साइड का मध्य बिंदु यानी मिड पॉइंट ये होगा, इस साइड का मिड पॉइंट ये होगा, और इस साइड का मिड पॉइंट ये होगा। जब आप तीनों साइडों के मिड पॉइंट को जोड़ोगे, मिड पॉइंट का मतलब क्या हो गया? मध्य बिंदु। जब आप इनको जोड़ोगे तो ये ऐसे जुटेगा, इन दोनों को आपस में जोड़ो, इन दोनों को आपस में जोड़ो, तो क्या होगा? अपने आप में एक नए ट्रायंगल का निर्माण हो गया अंदर। अब ये जो नया वाला ट्रायंगल है जिसका निर्माण हुआ है, उसकी कुछ ना कुछ अपना पेरीमीटर भी होगा, परिमाप भी होगा। जैसे मानो बाहर वाले का पेरीमीटर है, बाहर वाले का अपना कुछ पेरीमीटर है। ये जैसे मानो मैंने कहा ना कि ये हमारा ABC नाम का ट्रायंगल हो गया, और दूसरा जो बना है उसका नाम हो गया DEF नाम का। तो भैया खुद सोचो, ABC नाम का वाला का कुछ एरिया होगा, ठीक है, ABC वाले का कुछ पेरीमीटर होगा, ठीक। तो अगर ABC का पेरीमीटर दिया गया हो, अगर ABC का एरिया दिया गया हो, तो क्या उसकी तुलना या उसका इस्तेमाल करके हम DEF का इस्तेमाल करके हम DEF का पेरीमीटर या एरिया बता सकते हैं? तो आप बोलोगे हाँ सर बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? याद करो जब सिमिलैरिटी पढ़ाया था, आप हमेशा इस बात को ध्यान रखना, बिना ज्योमेट्री पढ़े मेंसुरेशन नहीं पढ़ा जा सकता है, क्योंकि मेंसुरेशन ज्योमेट्री का पार्ट है। बाप जो है वो ज्योमेट्री है, बेटा जो है वो मेंसुरेशन है। आप बोलोगे सर देखो हमने ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, बड़ी खूबसूरत प्रॉपर्टी, बस उसी से इसको रिलेट करना। जब आपने थेल्स थ्योरम पढ़ा था पहली क्लास में सिमिलैरिटी में ही, तो आपने सीखा था कि अगर हमारा ट्रायंगल ABC है, उस ट्रायंगल में AB का मिड पॉइंट यहां पर है और AC का मिड पॉइंट यहां पर है। जब इनके मध्य बिंदुओं को जोड़ते हैं तो वो ऑटोमेटिक इसके पैरेलल हो जाता है, और अगर BC की लंबाई 10 है तो यहां पर जो हम DE बनाते हैं वो 10 का क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? बोलना कि जब हम एक ट्रायंगल के दोनों साइडों को जोड़ते हैं, दोनों मिड पॉइंट को जोड़ते हैं, तो ये वाली रेखा हमेशा क्या हो जाती है? इसकी आधी हो जाती है। यानी अगर हम यहां पर FE की बात करें तो FE जो होगा वो क्या होगा? BC का आधा हो जाएगा। हो जाएगा दोस्तों? बोलोगे हाँ सर। उसी तरीके से आप इस नजरिए से देखो तो ये वाला जो लाइन है, ये जो D से लेकर E तक है, ये पूरा का पूरा AB का आधा होगा। तो बोलोगे हाँ सर ये AB का आधा हो जाएगा। उसी तरीके से ये वाली रेखा को देखिए जरा, इस वाली रेखा को, तो ये वाली रेखा जो आपकी आएगी ये किसकी आधी हो जाएगी? तो ये पूरे के पूरे AC की आधा हो जाएगा। तो बोलोगे सर ये AC का आधा हो जाएगा। समझ में आ गया बात? यानी अगर हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अभी पेरीमीटर की बात करें तो आप खुद मुझे बताओ कि अगर इसका मान 10 है तो इसका मान 5 है, अगर इसका मान 10 है तो इसका मान 5 है, अगर इसका मान 10 है तो इसका मान 5 है। यानी हमने एक बात को सीखा, और हमने वो क्या सीखा कि जो अंदर में
छोटू ट्रायंगल बनता है उसका जो पेरीमीटर होगा वो बड़े वाले ट्रायंगल का आधा होगा। और यही बात दोस्त मेरे यहां पर लिखी गई है बहुत अच्छे तरीके से पॉइंट में। क्या लिखा गया है? द पेरीमीटर, ठीक है, द पेरीमीटर, सिर्फ फोकस करो, द पेरीमीटर किसका? मेड बाई ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ ए साइड विल बी हाफ ऑफ ओरिजिनल पेरीमीटर। पूरे ट्रायंगल का पेरीमीटर का इसका जो PQR का जो पेरीमीटर होगा वो क्या होगा? आधा। तो कल के दिन ऐसा कहा जा सकता है कि आपके ABC का पेरीमीटर 50 है, तो PQR का पेरीमीटर बताओ कितना होगा? तो बोलोगे सर 25। आपको बोला जाएगा ABC का पेरीमीटर 100 है, ठीक है, तो PQR का पेरीमीटर यानी परिमाप बताओ, तो बोलोगे सर 50 हो जाएगा। ये हमने निकाला अभी पेरीमीटर। अगर हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं तो क्या हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं? तो बोलोगे हाँ गुरुजी, एरिया भी निकाल सकते हैं। आपको अभी एक बात को समझना पड़ेगा। याद करो वो दिन जब हम पढ़ते थे थेल्स थ्योरम पढ़ते थे, और थेल्स थ्योरम जब हम पढ़ते थे तो एक पल के लिए भी साइडों को यहां मिटा दो, इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अभी आप जब थेल्स थ्योरम पढ़ रहे थे तो आपको एक बात पता था कि अगर हम यहां पर ABC नाम के कोई ट्रायंगल को बनाते हैं और वहां पर D और E नाम का कोई मिड पॉइंट होता है, ठीक, तो हमने वहां पर पढ़ा था कि अगर साइड का रेशियो, देखना मेरी बात को समझना, साइड का रेशियो कितना है? 1:2 है, तो क्षेत्रफल का रेशियो जो हो जाएगा 1:4 हो जाएगा। ठीक है, 1:4 हो जाएगा, यानी ऊपर वाला एक पार्ट होगा तो पूरा का पूरा ट्रायंगल कितना होगा? 4 पार्ट होगा। समझ में आ गया? यानी हम ये कह सकते हैं ऊपर वाला अगर एक पार्ट है तो पूरा का पूरा ट्रायंगल 4 पार्ट। उसी तरीके से ये ऊपर वाला एक पार्ट, अगर पूरे ट्रायंगल को हम 4 यूनिट लेते हैं तो उस 4 यूनिट में एक यूनिट हमारा AFE वाले का होगा। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर इन दो ट्रायंगल को कंसीडर करें, एक इसको और दूसरा जो है वो इसको, तो हम बोलेंगे अगर ये 1 यूनिट होगा तो पूरा का पूरा ट्रायंगल कितना होगा? 4 यूनिट होगा। यानी 1 यूनिट ये ले गया, उसी तरीके से 1 यूनिट ये ले गया, तो 4 यूनिट में 3 यूनिट ये तीनों लेके चले गए, तो बचा कितना? बोलोगे सर 1 यूनिट, और वो हो जाएगा हमारा बीच वाला, वो हो जाएगा हमारा बीच वाला। यानी यहां से हमें एक और बात सीखने को मिली, और वो हमें ये सीखने को मिली कि जब हम किसी भी ट्रायंगल का, वो ट्रायंगल मेरे दोस्त कैसा भी ट्रायंगल हो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, जब भी आप उसके मध्य बिंदुओं को जोड़ोगे, जब भी आप उसके मध्य बिंदुओं को जोड़ोगे तो अंदर जो ट्रायंगल बनेगा उसका जो क्षेत्रफल होगा ना, वो पूरे के पूरे ट्रायंगल का 1/4 होगा। पूरे ट्रायंगल का क्षेत्रफल अगर 4 भाग है तो अंदर वाले का 1 भाग होगा। वही बात यहां पर बताने की कोशिश की गई है पॉइंट्स के माध्यम से। तो हमें यह बात ध्यान रखना है कि जब भी कोई ट्रायंगल है उनके मध्य बिंदुओं को जोड़ते हैं, उसका परिमाप आधा होता है बड़े वाले के, और उसका जो क्षेत्रफल होता है वो 1/4 होता है। और ये पॉइंट नंबर 7 में कहा गया है। इंग्लिश में भी हिंदी में भी एक एक बात फोटो के माध्यम से दर्शाई गई है। नोट्स बनाने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि शीट में आपको मैंने दे दिया है, शीट प्रिंट करवा लोगे तो काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट के माध्यम से लिखवा दिया है कि अगर आपको पेरीमीटर निकालना है, किसका? PQR का पेरीमीटर निकालना है, तो बड़े वाले का क्या कर दो? आधा कर दो। और अगर आपको यहां पर एरिया निकालना है, किसका? PQR का, ठीक है, यहां पर अगर आपको यहां इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज ट्रायंगल देन यहां पर लिखेंगे देन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR जो होगा वो बराबर होगा 1/4 ऑफ ट्रायंगल। यदि ABC का एरिया ट्रायंगल के नाम से डिनोट किया जाता है तो PQR का जो एरिया होगा वो उसका 1/4 होगा। ठीक है, वो उसका क्या होगा? 1/4 होगा। इस बात को हमें ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं हम पॉइंट नंबर C के बारे में। पॉइंट नंबर C के बारे में पढ़ते हैं, थोड़ी सी बातों को जानते हैं। कहा गया है कि लेट अ ट्रायंगल PQR इज फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ABC, देन अगेन XYZ इज फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ABC PQR। इस प्रोसेस को कंटिन्यू करें इनफाइनाइट तक, तो क्या होगा? जैसे मानो आप इस बात को नहीं समझ पाए तो हम आपको समझाते हैं क्या होता है। जैसे मेरा हमेशा आप लोगों को कोशिश क्या रहता है? मेरा हमेशा आप लोगों को कोशिश रहता है कि हम आपको बुलेट ट्रेन बनाएं। ठीक है, हम आपको राजधानी, हम आपको शताब्दी ना बनाकर हम आपको सीधा का सीधा बुलेट ट्रेन बनाएं। मतलब आपको जो है थोड़ी बहुत बातें तो बताएं, लेकिन उससे और क्या क्या बन सकता है वो बातें जरूर बताएं। अभी पहली बात मैंने दोस्त आपको क्या बताया, एकदम ब्यूटीफुल तरीके से आप हर बात को समझोगे, एक एक पॉइंट आपको क्लियर होगा, गारंटी है मेरा। पहले बात मैंने आपको सिखाया कि पहले देखो एक ट्रायंगल होता है, आपने कहा हाँ सर ट्रायंगल हो गया। फिर दूसरी बात हमने आपको ये सिखाया कि अगर हम इस ट्रायंगल के मिड पॉइंट को जोड़ते हैं,
ठीक है। अगर मानो इस ट्रायंगल के मिड पॉइंट को जोड़ते हैं तो हमारा एक और ट्रायंगल बनता है। तो आपने कहा हाँ सर ऐसा तो होता है, तो ये बन गया आपका दूसरा ट्रायंगल बन गया, जहां पर हमने आपको कहा कि देखो ABC नाम की साइड है, ABC नाम की क्या हो गई, साइड हो गई। AB का मिड पॉइंट हमारा D हो गया, AC का मिड पॉइंट हमारा E हो गया और BC का मिड पॉइंट हमारा F हो गया। तो आपने कहा ठीक है सर। तो यहां पर आपने कहा सर देखो बात ऐसी है कि इस वाले ट्रायंगल के बारे में आप हमसे पूरा जन्म प्रमाण निकलवा लीजिए, हम सब कुछ बता देंगे। इस वाले ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होगा बड़े वाले का आधा होगा, इस वाले का जो क्षेत्रफल होगा पूरे वाले का 1/4 होगा। हमने कहा बहुत अच्छी बात, अब तुम्हारी बारी आ चुकी है क्या, बुलेट ट्रेन बनने की। बुलेट ट्रेन बनने की मतलब अपने थिंकिंग को थोड़ा सा और बढ़ाने की। तो बोलोगे सर थिंकिंग कैसे बढ़ाएं, तो अभी बढ़ेगा थिंकिंग। क्या जिंदगी भर एग्जामिनर इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा? नहीं पूछेगा, वो मेंस में इसको और टफ करेगा। और सबसे ज्यादा यहां से जो सवाल टफ बनते हैं वो सीडीएस में बनते हैं। ठीक, तो सीडीएस में कैसे बनते हैं या मेंस में कैसे बनते हैं वो समझो। कल के दिन आपका एग्जामिनर करेगा गेम, वो बोलेगा ठीक है हम तुम्हारी बात से सहमत हैं, लेकिन हमको एक और चीज का आंसर दे दो। क्या? अगर हम कल के दिन इसके भी मिड पॉइंट को जोड़ दें, किसके मिड पॉइंट को जोड़ दें, जरा गौर से देखना, ठीक है। अगर हम कल के दिन इसके भी मिड पॉइंट को जोड़ दें तो बताओ हम क्या करेंगे। यानी उसने कहा कि अब मुझे एबीसी मेरी आंखों से नहीं दिखता है, ठीक है, मेरी आंखों से एबीसी दिख ही नहीं रहा, बस मुझे क्या दिख रहा है, तो मुझे यहाँ पर जो दिख रहा है वो मुझे बस यहाँ पर ट्रायंगल DEF दिख रहा है। और अब मैं क्या करूंगा, DE का मिड पॉइंट को मानूंगा x, DF के मिड पॉइंट को मानूंगा y, ये इसका मिड पॉइंट, और मैंने EF को मानूंगा z, और इनके मिड पॉइंट को अब मैं जोड़ूंगा। तो अब मुझे बताओ यहाँ पर, अब मुझे क्या बताओ कि जो तुमने यहाँ पर XYZ नाम का ट्रायंगल बनाया है, ये XYZ का जो क्षेत्रफल है वो बड़े वाले के तुलना में कितना होगा, बड़े वाले के तुलना में कितना होगा, या XYZ का जो पेरीमीटर होगा वो बड़े वाले के तुलना में कितना होगा। अब बच्चा यहाँ असमंजस में पड़ जाएगा, कोई बात नहीं। तो हमने कहा देखो कंसेप्ट ऐसी चीज होती है जिसका कोई मात नहीं है, जिसको कोई हरा नहीं सकता है। आप क्या समझोगे, आप बोलोगे सर देखो बात ऐसी है, अगर हम यहां पर बात करते हैं किसके, XYZ के ट्रायंगल के लिए, तो XYZ का जो पेरीमीटर होगा सर क्या होगा समझना। तो XYZ का जो पेरीमीटर होगा, साफ तौर पर बोलोगे ये XYZ है, तो बोलोगे हाँ सर। ये किसके ट्रायंगल से किसके मध्य बिंदुओं को जोड़कर बना, तो बोलोगे सर ये जो XYZ है ना, ये XYZ ये DEF के मध्य बिंदुओं से बना। यानी जो भी ट्रायंगल किसी ट्रायंगल के मध्य बिंदुओं से जोड़कर बनता है उसका पेरीमीटर क्या होता है, तो उसका पेरीमीटर उस ट्रायंगल का आधा होता है। यानी XYZ का जो पेरीमीटर होगा दोस्त, XYZ का जो पेरीमीटर होगा ट्रायंगल XYZ का, वो किसका होगा, वो आधा होगा। किसका आधा होगा, तो बोलोगे सर वो आधा होगा हमारे DEF के, ठीक है। ये वाला ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होगा, परिमाप होगा, वो DEF के आधा होगा, तो बोलोगे सर हाफ ऑफ DEF। ठीक, समझ में आ गई बात। अब उसी तरीके से समझो एक और बात कि जो यहां पर DEF होगा, अब हम बात करते हैं ट्रायंगल DEF के बारे में कि ट्रायंगल DEF के बारे में क्या पढ़ा था। तो आप मुझे बताओ ये जो ट्रायंगल DEF है इसका पेरीमीटर कितना होगा, तो बोलोगे सर ये जो DEF है ना, ये किसके मिड पॉइंट से बना है, आप मुझे खुद बताओ किसके मिड पॉइंट से, तो बोलोगे सर DEF जो है वो ABC के मिड पॉइंट से बना है। यानी DEF का जो पेरीमीटर होगा वो किसका होगा, हाफ ऑफ ट्रायंगल ABC। अभी हम कहीं पर भी आगे नहीं बढ़े हैं, हम आपको सिर्फ कह रहे हैं कि जो ये छोटा वाला होता है ये अपने से थोड़े से बड़े वाले का आधा, फिर ये जो बड़ा वाला होता है अपने से थोड़े से बड़े वाले का आधा। यानी अगर DEF का मान ABC का आधा है तो इस DEF को आप यहां पर रखो। जब इस DEF के मान को आप यहां पर रखोगे तो आप बोलोगे DEF के स्थान पे हम रख सकते हैं हाफ ऑफ ट्रायंगल ABC। यानी हम यहां पर कह पाए कि सर अगर मुझे छोटू ट्रायंगल का एरिया निकालना है, अगर मुझे छोटू ट्रायंगल का एरिया निकालना है, मतलब ये छोटू ट्रायंगल का एरिया निकालना है, पेरीमीटर निकालना है, माफ करेंगे परिमाप, तो जितना भी ABC का पेरीमीटर होगा उसका 1/4, ठीक है, जिसका भी पेरीमीटर होगा उसका 1/4। यानी बहुत सरल भाषा में अगर हम बोलें तो अगर ABC का पेरीमीटर 40 है तो XYZ का पेरीमीटर 10 होगा। अगर ABC का पेरीमीटर 80 है तो XYZ का पेरीमीटर 20 होगा, 80 का 1/4। ये बात क्लियर हुई, ठीक, पेरीमीटर निकाल दिया। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि बड़े वाले का आधा
ये हो गया, देखो ABC का आधा DEF हो गया और DEF का आधा कौन हो गया, तो XYZ हो गया। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि XYZ का दोगुना कौन होगा, तो DEF होगा, और DEF का दोगुना कौन होगा, तो ABC होगा। यानी हमें अगर किसी का भी मान दे तो हम उसके आधार पर कह सकते हैं, जैसे अगर हमें ABC का क्षेत्र, ABC का परिमाप देता है 80 सेंटीमीटर, तो हम बोलेंगे 80 का आधा कौन हो जाएगा, DEF हो जाएगा, और DEF का आधा कौन होगा, XYZ, तो 80 का आधा 40 और 40 का आधा 20, यानी XYZ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, सॉरी पेरीमीटर कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। ये तो हमने सिर्फ पेरीमीटर बताया। अगर हमें बताओ इसी तरीके से XYZ का एरिया बताना हो, तो एरिया का कंसेप्ट क्या लगता है, तो बोलोगे सर देखो, आप मुझे बताओ सबसे पहली बात कि ABC का जितना भी क्षेत्रफल होगा उसका DEF क्या पार्ट प्ले करेगा, तो बोलोगे सर देखो DEF अभी हमने पढ़ा था कि जो भी क्षेत्रफल होता है, जो भी क्षेत्रफल होता है, जैसे मानो कोई भी ट्रायंगल है, उसके मध्य बिंदु को जब हम मिलाते हैं तो उसका जो एरिया होता है ना, वो पूरे के पूरे ट्रायंगल का 1/4 होता है। यानी हम यहाँ पर ये बात कहेंगे कि यार जो DEF है वो क्या है, तो वो पूरे ट्रायंगल का 1/4, और DEF का 1/4 कौन है, यानी ये है। यानी हम कह सकते हैं कि ये 1/4 है किसका, देखो XYZ 1/4 होगा किसका, DEF का, तो ये 1/4 होगा किसका, DEF का, ठीक है। और उसके बाद जो DEF हमारा होगा वो क्या होगा, तो बोलोगे सर DEF भी 1/4 होगा। DEF जो होगा अंदर वाला छोटा वाला, ये जो DEF होगा ये 1/4 होगा किसका, ABC का, तो बोलेंगे सर ये 1/4 हो जाएगा हमारा ABC का। अब DEF का मान अगर इतना है तो यहाँ पर रख दो, तो DEF का मान जब यहाँ पर रखोगे तो क्या बोलोगे, 1/4 इंटू 1/4 इंटू ट्रायंगल ABC, तो बोलोगे सर ये 1/16 हो जाएगा किसका, ट्रायंगल ABC का। तो ये साफ तौर पर स्पष्ट हो जाता है। और क्या स्पष्ट हो जाता है कि अगर मुझे यहाँ पर बाहर वाले का पेरीमीटर पता है तो इसका आधा DEF हो जाएगा और उसका आधा XYZ हो जाएगा पेरीमीटर के मामले में। अगर मुझे बाहर वाले का एरिया पता है तो उसका 1/4 DEF हो जाएगा और DEF का 1/4 XYZ हो जाएगा। इस आधार पर हम बता पाएंगे, ठीक। तो हमने कहा चलो तुमने यहां तक भी सीख लिया, लेकिन अब मैं आप लोगों से पूछूंगा बहुत तगड़ा सवाल, ठीक है। और उस तगड़े सवाल के लिए थोड़ा सा आपको अपने बुद्धि को तोड़ना मड़ोड़ना पड़ सकता है, और यही इस सवाल का गेम है, ठीक है। यही इस सवाल का गेम है, और गेम क्या है वो समझना मेरे दोस्त। गेम आपसे मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपसे ये कह रहा हूं आप बड़ा ट्रायंगल बनाओ। आपने कहा सर बना दिया, ये लो सर खुश हो जाओ आप तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, बना दिया। फिर हमने कहा एक काम करो, इसके मिड पॉइंट को जोड़कर ट्रायंगल बनाओ। जैसे मानो इसका मिड पॉइंट यहां पर आएगा आपका, ठीक है, समझना मेरी बात को। इसका मिड पॉइंट यहां पर आएगा, इसका मिड पॉइंट यहां पर आएगा, इसका मिड पॉइंट यहां पर आएगा। मैंने कहा इनके मिड पॉइंट को जोड़ के बनाओ, तो आपने कहा सर ये लो बना दिए। मिड पॉइंट को ही तो जोड़ के बनाना था, बना दिए सर, ठीक। मैंने कहा ठीक है, मुझे इससे भी खुशी नहीं मिली। फिर मैंने कहा चलो जो अंदर बना है ना, अब देखते चलो जो अंदर बना है। जैसे मानो अब इसका मिड पॉइंट ये हो गया, देखो पहले हमने कहा ABC नाम का ट्रायंगल, ABC ट्रायंगल के मिड पॉइंट को हमने कहा D है, E है, F है, तो हमने ABC के मध्य बिंदु को जोड़कर DEF बना दिया, ठीक। अब मैंने कहा DE का मिड पॉइंट हो गया हमारा X, DF का मिड पॉइंट हो गया Y, ठीक है, और EF का मिड पॉइंट हो गया Z। तो हमने कहा अब इसको भी बना दो। आपने कह दिया सर लो इसको भी जोड़कर हमने बना दिया, ठीक। फिर उसके बाद भी मुझे तसल्ली नहीं मिली और मैंने कहा नहीं अब इसके अंदर भी आप जोड़ो। जैसे XY का मिड पॉइंट को आप मान लो यहाँ पर ये P हो गया, XZ के मिड पॉइंट को मान लो Q हो गया, और YZ के मिड पॉइंट को मान लो R हो गया। अब इन तीनों को भी जोड़ो। तो आपने कहा हाँ सर जोड़ दिया। मैंने कहा ऐसा करते रहो अनंत तक, तुम इनफाइनाइट तक ऐसा करते रहो जब तक तुम्हारे दिल को सुकून ना पहुंचे, और तुम इसको अनंत तक लेके चले जाओ जब तक सुकून ना पहुंचे। यही बात आपके शीट में लिखा गया है। आप पढ़िए यहाँ पे कि अगर कोई ट्रायंगल PQR नाम की बनती है जो हम ABC के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, फिर PQR के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो XYZ बनता है, और यही प्रोसेस इनफाइनाइट तक अनंत तक अगर कंटिन्यू होता रहे, अगर यही प्रोसेस इनफाइनाइट तक कंटिन्यू होता रहे, ठीक है, जैसे ये प्रोसेस इनफाइनाइट तक कंटिन्यू होता रहे, तो जितने भी ट्रायंगल बनेंगे, जैसे पहला ट्रायंगल ABC हो गया, दूसरा ट्रायंगल DEF हो गया, तीसरा ट्रायंगल XYZ हो गया, चौथा ट्रायंगल PQR हो गया, फिर PQR के अंदर भी बनेगा, फिर उसके अंदर भी बनेगा, फिर उसके अंदर भी बनेगा, फिर उसके अंदर भी, तो इन सभी का
पेरीमीटर जो होगा वो कितना होगा, और इन सभी का जो एरिया होगा वो कितना होगा। सभी के एरिया का जोड़ पूछ सकता है, सभी के पेरीमीटर का जोड़ पूछ सकता है। ठीक है, अगर आप मुझसे बोलोगे सर कैट लेवल का मुझे बता दो, तो मैं आपसे फिर ये पूछ सकता हूं कि इसके अंदर अगर जो 11वां सर्कल बना है, या जो इसके अंदर 11वां ट्रायंगल बना है, उस 11वें ट्रायंगल का पेरीमीटर बता दो, या उस 11वें ट्रायंगल का एरिया बता दो। फिर वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। लेकिन एसएससी की औकात अभी वहां तक नहीं पहुंची है। अभी जो पहुंची है या जो पहुंच सकती है वो ये पहुंच सकती है कि सभी ट्रायंगल का वो हमसे पेरीमीटर का जोड़ पूछ लें, या सभी ट्रायंगल का वो हमसे एरिया पूछ ले। जैसे मैं आपको बोलूं कि एक ट्रायंगल है, उसके मध्य बिंदुओं को जोड़कर बनाया गया, फिर जोड़कर बनाया गया, तो जो 25वां ट्रायंगल बनेगा ना, उसका पेरीमीटर बता दो या उसका एरिया बता दो। ये हाई लेवल हो जाएगा, ये आपको नहीं सीखना है। आपको जो सीखना है कि यार सभी ट्रायंगल्स का पेरीमीटर का जोड़ कितना होगा, और सभी ट्रायंगल्स का हमारा जो है, ठीक है, वो एरिया का जोड़ कितना होगा। तो जैसे मानो अगर मैं आपको बताऊं, तो सबसे पहले हम यहां पर प्रूव करते हैं किसके लिए, तो सबसे पहले हम यहां पर पेरीमीटर के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि पेरीमीटर को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या क्या होगा, क्या क्या संभावनाएं बन सकती हैं। तो हम बोलेंगे सर देखो बात ऐसी है यहाँ पे कि अगर हम यहाँ पर हर साइड बीसी के प्रत्येक साइड को कितना मानते हैं, ए मानते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बीसी के प्रत्येक साइड को ए मानते हैं, तो हम कहेंगे सम ऑफ पेरीमीटर, इन सभी के पेरीमीटर का जो है वो जोड़ कितना होगा, सम ऑफ पेरीमीटर कितना होगा। तो मुझे बताओ, अगर मैं एबीसीडी के हर साइड को ए मानता हूं, तो एबीसी का पेरीमीटर कितना हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर एबीसी का पेरीमीटर 3a हो जाएगा, a प्लस ए पेरीमीटर 3a। फिर उसके बाद मुझे बताओ डीईएफ का पेरीमीटर कितना होगा। तो सर इसका पेरीमीटर का आधा यानी 3a का क्या हो जाएगा सर, आधा हो जाएगा। फिर उसके बाद मैंने आपको कहा एक्स वाई जेड का पेरीमीटर क्या होगा, तो इसका आधा यानी 3a/4 हो जाएगा। मेरी बातों को दोबारा से सुनना मेरे दोस्त, ठीक है। मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे ये कहा कि हम एबीसी नाम का ट्रायंगल बनाएंगे। एबीसी नाम के ट्रायंगल में बीसी वाली जो भुजा है अगर वो ए है, तो बड़े वाले का पेरीमीटर 3 है। फिर उसके अंदर जो बनेगा उसका पेरीमीटर का आधा, फिर इसका आधा, फिर इसका आधा, फिर इसका आधा, फिर इसका आधा, यानी ये कर कर के सीरीज कहां तक चलेगी, अनंत तक चलेगी, और ये सीरीज हमारी अनंत तक चलते रहेगी। तो इस सीरीज में जो हम कॉमन ले पा रहे हैं वो क्या कॉमन ले पा रहे हैं, तो 3 हर किसी के पास भी है, तो 3 को हमने बाहर निकाल दिया। तो 3 को बाहर निकाल दिया तो यहाँ 1 बचा, यहाँ पर 1/2 बचा, यहाँ पर 1/4 बचा। ठीक है, और ये हमारा अनंत तक चला गया। अब ये जो सीरीज कहलाती है, इस सीरीज को हम कहते हैं जीपी। जब आपको सीरीज मेथड पढ़ाएंगे तो बताएंगे। जीपी का मतलब होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है कि चीजें या तो दोगुनी, आधी, मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर में बदलते रहती हैं। ठीक है, तो अगर हमें इस जीपी का सीरीज निकालना होता है, सम निकालना होता है, तो जो अगर मानो मैंने जैसे ऐसा कहा 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, और इन सबको जोड़ो, 1 2 4 8 ऐसे कर करके n तक गया है, तो जोड़ो। तो जो सम ऑफ n टर्म्स होता है उस केस में वो क्या होता है बताओ। ठीक है, अगर मानो यहां पर ये आधा होता है, जैसे मानो मैंने कहा 1 है प्लस यहाँ पर 1 है, फिर आधा है, फिर इसका आधा 1/4, ऐसे कर करके गया है, तो सम ऑफ n टर्म्स होता है a डिवाइडेड बाई 1 - r। बस यही होता है a डिवाइडेड बाई 1 - r, जहां पर a फर्स्ट टर्म कहलाता है और r जो होता है इनका रेशियो होता है, यानी ये संख्या अपने आप का आधा हो रही है तो r के स्थान पर आधा आएगा। तो हम यहाँ पर कहेंगे सर 3 को 3 रख दो आप, ठीक है, इनटू यहाँ पर a क्या है, तो a का मतलब फर्स्ट टर्म है, और यहाँ पर 1 - 1/r। देखो 1 माइनस क्या करते हैं याद करोगे, तो a और 1 - r। a के स्थान पे फर्स्ट टर्म को लिखते हैं 1, और r के स्थान पे इनका रेशियो लिखते हैं, यानी ये संख्या अपने आप का आधा हो रही है, तो बोलेंगे सर 1 डिवाइडेड बाई 1 - हाफ। ठीक है, तो बोलेंगे सर 3 हो गया यहाँ पे इनटू 2 में से आप 1 घटा दो। ठीक है, 1 में से आधा घटाओगे आधा, और वो आधा ऊपर चला जाएगा। देखो 1 - 1/2, 1 में से आधा घटाया तो नीचे कितना बचेगा, आधा, और ये आधे का 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 ऊपर, यानी बोलोगे सर 6a यूनिट्स हो जाएगा, 6a यूनिट्स हो जाएगा। ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, जिसमें आपके सीजीएल में और सीडीएस में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा गया था, इंग्लिश में लिख दे रहा हूं, हिंदी में बोल देता हूं। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ पेरीमीटर्स, फाइंड द सम ऑफ पेरीमीटर्स ऑफ ट्रायंगल्स, ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स, ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स
of all the triangles formed by joining, ठीक है, find the sum of perimeters of all the triangles formed by joining the midpoints of, जैसे मानो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपके पास एक ऐसा ट्रायंगल है, फिर इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करके बनाया, फिर इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करके बनाया। अगर ट्रायंगल एबीसी का ये सारी बातें हटा दो, अगर ट्रायंगल एबीसी का जो साइड है वो हमारा 15 सेंटीमीटर है, अगर ट्रायंगल एबीसी का साइड हमारा 15 सेंटीमीटर है, तो आप बताओ सम ऑफ perimeters of all triangles कितना होगा। जितने भी ट्रायंगल्स हैं उन सभी त्रिभुजों के पेरीमीटर का जो जोड़ होगा वो कितना होगा। तो आप बोलोगे सर बहुत आसान है, बस आंसर देना है। और आंसर क्या देना है? आंसर बराबर 6 से यूनिट। सर आंसर बराबर कितना? 6 से यूनिट, यानी 6 इंटू और कितना हो जाएगा 15, यानी आंसर आ जाएगा 90 सेंटीमीटर। एक लाइन में आंसर करोगे, लेकिन एक लाइन में आंसर दोस्त तब करोगे जब आपको ये बात पता होगी कि एक त्रिभुज के सभी मध्य बिंदुओं को जोड़ने पे जो पेरीमीटर का जोड़ आता है वो हमारा 6 से यूनिट होता है। ये पॉइंट अगर आपको पता है तो आप इस सवाल का मेरे उत्तर दे पाओगे, और अगर आपको ये पॉइंट नहीं पता तो आप उत्तर नहीं दे पाओगे। तो इसको हमने कैसे सीखा? अगर हम आपको डायरेक्ट बोल देते 6 से यूनिट तो भी आपके मन में कंफ्यूजन होता, सर आप ऐसे कैसे बोल दिए 6 से यूनिट, आप प्रूफ करके बताओ। इसीलिए पहले हमने आपको प्रूफ बता दिया कि जब आप सभी ट्रायंगल्स के मिड पॉइंट को जोड़ोगे तो आपका आंसर कितना आएगा? जो भी साइड होगा उसका 6 गुना। तो मुझे बताओ, एक और सवाल अगर हम आपको दें और उस सवाल में हम आपसे ये कहें कि हमारे पास एक ऐसा ट्रायंगल है, फिर उसके सभी मिड पॉइंट को जोड़ना है, फिर उसके मिड पॉइंट को जोड़ना है, और ये चीजें अनंत तक चलती रहेगी। ठीक है, अगर यहाँ पर साइड को हमने कह दिया कि ये साइड हमारी 20 सेंटीमीटर है, तो इनके पेरीमीटर्स का सम बताओ। जल्दी से आंसर बताओ कितना होगा? सम ऑफ पेरीमीटर्स, ठीक है, ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, इनके पेरीमीटर का जोड़ कितना होगा? जल्दी से बता दो। ठीक है, इनके पेरीमीटर्स के जोड़ कितना होगा बता दो जल्दी से। बहुत आसान काम, बस 6 गुना कर देना होता है। सभी ट्रायंगल्स का पेरीमीटर का जो सम होगा वो क्या होगा दोस्त? तो बोलोगे सर 6 गुना किसका? 6 गुना हमारे साइड का। और साइड हमारा कितना है सर? तो साइड हमारा 20 दे दिया गया है, यानी 20 का 6 गुना कितना हो जाएगा? 120। आपको प्रूफ नहीं याद करना है सर, आपको टीचर नहीं बनना है सर, इस बात को समझिए। आपको जो है इतना काबिल अपने आप को बना देना है कि पेपर में सवाल आए तो छूटना नहीं चाहिए सर। ठीक है, टीचर तो हमें बनना है, प्रूफ हमको याद रखना है, आपको थोड़ी याद रखना है सर। कल आप जाके ट्यूशन थोड़ी पढ़ाओगे कहीं पे, आप ऑफिसर बनोगे, किसी ऑफिस में बैठोगे, ठीक है, एसी केबिन में बैठोगे, BMW गाड़ी होगी आपके पास सर। तो उस केस में बस आपको प्रूफ नहीं ध्यान रख के सिर्फ आपको एंड रिजल्ट ध्यान रखना है कि होता क्या है, यानी साइड का हम 6 गुना कर देते हैं, बस बात खत्म। ठीक, तो मैंने कहा चलो ऐसा कहानी हम करते हैं, तो एक बच्चा बड़ा खुश हो गया। उसने कहा सर एक काम कर दीजिए, अगर सबका पेरीमीटर का जोड़ निकाल दिए हैं तो क्या भरोसा एसएससी के दिमाग फिट जाए, वो एरिया का भी तो जोड़ पूछ सकता है। तो मैंने कहा हाँ भाई, एरिया का तो जोड़ पूछ सकता है, यानी वो हमसे ये भी कह सकता है कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल एबीसी है, उस ट्रायंगल के आपने मिड पॉइंट को जोड़ा तो एक ट्रायंगल बना, फिर उसके मिड पॉइंट को जोड़ा तो एक और ट्रायंगल बना, फिर उसके मिड पॉइंट को जोड़ा तो एक और ट्रायंगल बना। तो सबके मिड पॉइंट को जोड़ते जाओगे और ट्रायंगल बनाते जाओगे तो उनका जो एरिया होगा वो कितना होगा। ठीक है, आप समझ लो दोबारा से। आपने यहाँ पेरीमीटर में क्या सीखा? आपने यहाँ पर ये सीखा कि सभी के परिमाप का जो जोड़ होगा वो इस भुजा का 6 गुना। अगर भुजा 10 है तो सभी के पेरीमीटर का सम 60, अगर भुजा 20 है तो सभी के पेरीमीटर का सम 120, अगर भुजा 30 है तो सभी के पेरीमीटर का सम 180। इतना आसान, बस एक लाइन में आंसर दोगे सर सबका पेरीमीटर जो होगा वो साइड का 6 गुना, बस समझ में आ गया बात। ठीक, अब उसी तरीके से अगर हम एरिया के लिए कुछ निकालें तो एरिया के लिए कहानी क्या आएगी? तो अगर हम एरिया के लिए बात करते हैं दोस्त, और एरिया में क्या बात करते हैं? सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल ट्रायंगल, सम ऑफ एरियाज ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, सभी ट्रायंगल्स के क्षेत्रफल का जो सम होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो हमने कहा चलो भैया यहां पर सम निकालते हैं, जरा देखते हैं। मानो अगर मैं इसको बोलता हूं कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक
ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की अगर मैंने कही कि इसकी मानो साइड हमारी क्या है, ए दी गई है, तो सबसे बड़े वाले यानी एबीसी का जो एरिया होगा वो कितना होगा, तो एबीसी का एरिया जो होगा वो होगा √3/4 ए स्क्वायर। कितना होगा, तो √3/4 ए स्क्वायर। समझ में आ गया बात, ये √3/4 क्या होगा, ए स्क्वायर होगा। फिर उसके बाद जो अगला होगा, या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि बड़े वाला ट्रायंगल का एरिया अगर टी से दुनाते हैं तो उसके अंदर जो बनेगा वो इसका क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका 1/4। दोबारा से समझना, अगर बड़े वाले की एरिया अगर ट्रायंगल शब्द से बता रहे हैं तो उसके अंदर वाले का एरिया 1/4, फिर उसके अंदर जो बनेगा इसका 1/4, यानी 1/4 का 1/4 1/16, और ये कहानी चलते रहेगी। यानी हम कह सकते हैं कि बड़े वाले का ट्रायंगल अगर हम √3/4 ए स्क्वायर लिखते हैं, ठीक, तो अंदर वाले का जो आएगा वो क्या आएगा, तो वो आ जाएगा 1/4 किसका, √3/4 ए स्क्वायर का। समझ में आ गया बात। फिर वापस से यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर बोलोगे सर इसी का 1/4, 1/4 का 1/4 जो होता है 1/16 √3/4 ए स्क्वायर, और ये सीरीज सर चलते रहेगी। जैसे पेरीमीटर अपने आप का आधा 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 होता था, तो एरिया अपने आप का 1/4 1/4 1/4 1/4 ऐसे होता रहेगा। यहाँ पर हमें √3/4 ए स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, तो √3/4 ए स्क्वायर को हमने कॉमन ले लिया। कॉमन ले लिया तो यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर 1/4 बचा, यहाँ पर 1/16 बचा, और ये कहानी चलती रही। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये भी अपने आप में क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, जीपी है। क्या है, जीपी है। तो जीपी का सम कैसे निकालते हैं, तो पहले हम यहाँ पर कहेंगे √3/4 ए स्क्वायर, और अगर किसी को मानो √3/4 ए स्क्वायर से दिक्कत हो रही है तो आप √3/4 ए स्क्वायर को छोड़ दो, आप भूल जाओ √3/4 ए स्क्वायर क्या है। आप बस इतना बोलो कि भैया हमारा ये ट्रायंगल है, तो हम यहाँ ट्रायंगल को कॉमन ले सकते हैं। ट्रायंगल को कॉमन लोगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/4, यहाँ पर कॉमन लोगे तो 1/16, और ये कहानी चलते रहेगी। ट्रायंगल का मतलब यहाँ समझ लेना ये एरिया है, ठीक है, ये एरिया है। तो ट्रायंगल को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू तो इतनी आ गई, और इनकी वैल्यू क्या होती है, तो बोलोगे सर इसका जो सम होता है वो होता है a/1 - r, a/1 - r। a के स्थान पे 1 को रखेंगे, r के स्थान पे 1/4 रखेंगे, ये अपने आप का 1/4 हुआ। यानी 1 के स्थान पे 1 रखेंगे और यहाँ पर 1/4 रखेंगे सर, ठीक है। तो ट्रायंगल आ गया सर, यहाँ पे 1 आ गया, 4 एकम 4, 4 में से गया तो बोलोगे सर 3/4, ये 4 को ऊपर भेजो तो बोलोगे सर 4/3 ऑफ ओरिजिनल एरिया, या 4/3 ऑफ बड़े वाले का एरिया। यानी बड़े वाले का एरिया दोस्त जितना भी होगा उसका 4/3 सबका टोटल होगा। एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन के माध्यम से समझो, अगर मानो यहाँ पर हमने ट्रायंगल बना दिया और हमने कहा इसके अंदर एक और ट्रायंगल, उसके अंदर एक और, उसके अंदर एक और, उसके अंदर एक और, बाहर वाले का, ठीक है, मैंने कहा यहाँ पर एबीसी का, समझना मेरी बात को, मैंने कहा इफ, ठीक है, क्वेश्चन में मैंने कहा इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी जो आएगा वो मैंने कह दिया मानो 90 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल, ठीक है, ट्रायंगल, सभी ट्रायंगल्स के एरिया का सम पता करना है। तो आपका आंसर क्या होगा, आप आंसर दोगे सर, आंसर बराबर 4/3 ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एबीसी के एरिया का 4/3, यानी 4/3, एबीसी का एरिया कितना दिया है, 90 दिया है, 3 से काटेंगे 30 बार में 120 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा। ये प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल है कि अगर बाहर वाले का एरिया तुम्हारा 90 है तो उसके मध्य बिंदुओं को अनंत तक जोड़ने पर सभी क्षेत्रफल, सभी त्रिभुजों के क्षेत्रफल का योग कितना होगा, तो 120 होगा। क्लियर है, यहां पे बता दो, पॉइंट क्लियर है, ठीक है, क्लियर है। तो एक सवाल हम आपको देते हैं सेम तरीके से, एक और सवाल आपके लिए, और अगला सवाल में आपसे क्वेश्चन मैं ये पूछूंगा कि बाहर वाले का जो एरिया है ना वो हमारा यहाँ पर 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक, बाहर वाले का एरिया हमारा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो सभी ट्रायंगल्स का एरिया बताओ कितना आएगा, आंसर बताओ मुझे, आंसर बताओ मुझे, चलो आंसर बताओ मुझे। बताओ चलो,
बहुत प्यार से पढ़ा रहा हूँ दोस्त, बहुत आसानी तरीके से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, कोई भी स्टूडेंट होगा ना उसको बड़े प्यार से समझ में आ रहा होगा हर बातें, मुझे जहां तक लगता है तसल्ली से हर बातों को समझा रहे हैं। बस इतना पढ़ लेंगे ना आप, आराम से आपका मेंस निकलेगा। ये जितनी चीजें अभी करा रहा हूँ ये मेंस लेवल की हैं, प्री में नहीं पूछी जाती हैं। ठीक है, प्री में बिल्कुल भी नहीं पूछा जाता। आप बोलेंगे सर कुछ नहीं, 4/3 कर देना है, और किसका कर देना है, तो 4/3 कर देना है 150 का सर। तो 3 से काटेंगे 50 बार में, 50 का 4 गुना कितना हो जाएगा सर, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा सर, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत अच्छे, आदर्श, शालू, सभी के आंसर आ रहे हैं। अब मेरा तीसरा सवाल आपसे है। मेरा तीसरा सवाल क्या है दोस्त आपसे, मेरा तीसरा सवाल आपसे ये है कि हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, फिर उस इक्विलेटरल ट्रायंगल को हमने क्या किया, उसके हमने मिड पॉइंटों को जोड़ा। ठीक, और उसके मिड पॉइंट को जोड़ने के बाद हमने इसके मिड पॉइंट को जोड़ा, इसके मिड पॉइंट को जोड़ा, ये कहानी अनंत तक गई। इस ट्रायंगल का हमें सिर्फ साइड दिया गया है, कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर। इसका सिर्फ हमें साइड दिया गया है 10 सेंटीमीटर, और बोला है सवाल में, ठीक है, बोला है सवाल में फाइंड, क्या बोला गया, फाइंड सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स। बताओ कितना होगा, सभी ट्रायंगल्स के क्षेत्रफल का योग जो होगा वो कितना होगा। तो आप बोलोगे सर देखो इसके लिए तो मुझे आंसर करना पड़ेगा, आंसर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बताओ। पहले आप लोगों से मैं जानना चाहता हूं कि आप लोगों का, चलो यहाँ 10 हटा देते हैं, यहाँ पर 10 के जगह पर मैं आपको 8 सेंटीमीटर दे देता हूं कि मानो ये 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, 8 सेंटीमीटर है, तो कैसे बताओगे, कितना बताओगे। चलो, अगर एक ट्रायंगल की साइड बाहर वाले की 8 सेंटीमीटर है, उसके अंदर सभी ट्रायंगल बनेंगे, उसके एरिया का जोड़ कितना होगा बता दो। क्या बोलोगे, बोलोगे सर देखो अगर मुझे सभी ट्रायंगल्स के एरिया का जोड़ जानना है तो मुझे पहले बाहर वाले का एरिया निकालना पड़ेगा। यानी अगर बाहर वाला ट्रायंगल ABC है, बाहर वाला ट्रायंगल ABC है, तो मुझे बाहर वाले का एरिया पता करना पड़ेगा। और बाहर वाले का एरिया कितना होगा, तो √3/4 इंटू साइड कितना है 8, और इंटू साइड कितना है 8। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया यही होता है कि नहीं होता है बताना। तो बोलोगे हाँ सर। बाहर वाले का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, √3/4 इंटू साइड 4 से काटोगे तो 2 बार में कटेगा, तो 8 इंटू 2 16√3, कितना आ जाएगा 16√3। अभी ये सिर्फ 16√3 जो आया है ना दोस्त, ये बाहर वाले का एरिया आया है। अभी सिर्फ 16√3 बाहर वाले का एरिया आया है, और आपको इसका क्या करना है, तो 4/3 इंटू बाहर वाले का एरिया। अभी पढ़ाया था आपको 4/3 इंटू बाहर वाले का एरिया। तो बाहर वाले का एरिया कितना है, तो बोलोगे सर 4/3 इंटू बाहर वाले का एरिया कितना है, तो 16√3 है। ठीक, तो बोलोगे सर 16 चौके 64/3√3, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 64/3√3 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया बात। या फिर आप इसको √3 से √3 काट सकते हो, तो बोलोगे 64/√3 जो होगा वो करेक्ट आंसर। तो यही बात आपके शीट में लिखा गया है, यही बात आपको आपके शीट में लिखा गया है। ठीक है, कि अगर आप सभी ट्रायंगल्स का एरिया निकालते हो, अगर आप सभी ट्रायंगल्स का एरिया निकालते हो, तो जो एरिया होगा वो होगा 4/3 ऑफ एरिया ऑफ ABC। और अगर आप सभी ट्रायंगल्स का पेरीमीटर निकालते हो तो ABC के पेरीमीटर के 2 गुना। अब बोलोगे सर आपने तो 6 से यूनिट बताया था। हाँ भैया 6 से यूनिट बताया था, लेकिन वो क्या था, 2 था। ठीक, और यहां पर AB में अगर मानो कोई एक साइड को हम A ले लेते हैं, तो ये ABC का पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 3A हो जाएगा। तो 2 इंटू पेरीमीटर ऑफ ABC यानी 2 इंटू 3A बराबर आता है तब जाकर 6 यूनिट। यानी मैं आपको साफ लफ्जों में अगर एक बात कहूं, तो अगर हमें कोई भी एक ट्रायंगल दे दिया जाएगा, ठीक है, और उस ट्रायंगल का अगर हमें पेरीमीटर दे दिया जाए और बोला जाए, देखो साफ लफ्जों पे मैं आपसे कहूं, ये हमारा एक ट्रायंगल है, इस पूरे ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है, परिमाप है 50 है। इसके सभी ट्रायंगल्स को जोड़ते जाओ, पेरीमीटर कितना होगा, तो 50 का 2 गुना, यानी 2 गुना ऑफ पेरीमीटर ऑफ ABC। और सभी ट्रायंगल्स को जोड़ते जाओ, एरिया कितना होगा, तो 4/3 ऑफ ABC। बस ये 2 बातें हमें जाननी थी, और इन 2 बातों को हमने कैसे जाना, तो इन 2 बातों को हमने डिटेल से जाना है।
ठीक है सर, मजा आ रहा है अब मैथ्स को पढ़ने में। तो समझ में आ गया बात यहाँ पे कि सभी के पेरीमीटर को जोड़ते गए तो सभी का पेरीमीटर ओरिजिनल वाले ट्रायंगल के पेरीमीटर का 2 गुना, सभी के एरिया को जोड़ते गए तो ओरिजिनल वाले के ट्रायंगल के एरिया के 4/3 गुना। ठीक, बस इतना ही सा बात ध्यान रखना है। सभी के पेरीमीटर को जोड़ा तो अंदर वाले सभी के पेरीमीटर का जोड़ बराबर 2 गुना किसके, बाहर वाले के, और सभी का जो एरिया होगा वो बराबर होगा 4/3 गुना बाहर वाले के। 2 पॉइंट ही समझना है। ठीक है, चलो आ जाओ। उसके बाद हम पढ़ते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में। इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में हमने हर एक पॉइंट को पढ़ा, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा। ठीक है, हाँ, साइमा कहती है सर यहाँ पर अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो 6 इंटू साइड होगा ना, बात वही है साइमा। अगर हम यहाँ पर 6 से यूनिट कहते हैं साइमा, तो आप इस बात को समझिए, क्या इस 6 से यूनिट को हम 2 इंटू 3a यूनिट नहीं लिख सकते हैं? तो बोलोगे हाँ सर। 6 से यूनिट को 2 इंटू 3a लिख सकते हैं? तो बोलोगे हाँ सर। और ये 3a क्या होता है? तो 3a होता है उस ट्रायंगल का पेरीमीटर। ठीक है, उस ट्रायंगल का पेरीमीटर, यानी आप यहां पर कह सकते हो, अगर आपको ऐसे देखो 2 सीधा का सीधा पता करना था ना, अगर कोई स्टूडेंट कहता है कि नहीं सर हमको सीधा का सीधा यहाँ 2 बता दो, 2 कैसे आया, तो मानो यहां पर आप ऐसे समझो ये आपको प्रूफ नहीं आता, आप इसको और आसानी से पढ़ सकते थे, आप इसको और आसानी से समझ सकते थे। आप कहते कि सर अगर बाहर वाले का पेरीमीटर, जैसे मानो निकालना पड़ता, खैर बाहर वाले का पेरीमीटर अगर यहीं पर ये पॉइंट देखो ना, ये तीने क्या है? तो ये तीने जो है ये पेरीमीटर है। किसका पेरीमीटर है? तो बोलोगे सर ये जो पेरीमीटर है ना ये पेरीमीटर है किसका? ट्रायंगल एबीसी का। और इसी का हमको क्या कर देना होता है? 2 गुना कर देना होता है। यानी एबीसी का जितना भी पेरीमीटर आएगा उसका 2 गुना कर दो, वो सभी का जोड़ हो जाएगा। और एबीसी का जितना भी एरिया आएगा उसका 4/3 कर दो, वो सभी का जोड़ हो जाएगा। ठीक है, 2 पॉइंट सीखा। उसके बाद हम आते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऊपर। चलो आ जाओ, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की बातें समझते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसा होता है? अगर सभी ट्रायंगल का लंबाई इक्वल है, सभी ट्रायंगल का लंबाई इक्वल है, साइड इक्वल है, तो उसको हम क्या कहते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। आ जाओ यहाँ पे। अब ट्रायंगल एबीसी में बात करते हैं, तो कहा गया इफ ट्रायंगल एबीसी बी एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड साइड ए है, तो सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा? तो पता है इतना होगा, हाइट इतना है, सब कुछ बता रखा है आपको। ये नॉर्मल सी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। इन रेडियस बता रखा था आपको, इन रेडियस जो होता है वो साइड बटे 2√3 होता है। एरिया कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। सर्कम रेडियस इतना हो जाएगा और एरिया उसका इतना हो जाएगा। फिर से दोबारा से समझा देते हैं। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है तो कहानी क्या क्या होती है। ठीक है, तो अगर हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं, तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं तो क्या होता है कि इसके अंदर आप एक सर्कल को बनाते हो, तो ये इसका इन रेडियस इन सर्कल होता है। उस सर्कल का जो रेडियस होता है ना, वो होता है साइड बटे 2√3। अब बोलोगे सर ये साइड बटे 2√3 कहां से आया? तो इन रेडियस निकालने का तरीका क्या है आप मुझे बताओ। तो आप बोलोगे सर इन रेडियस कैसे निकलता है? तो आर बराबर पढ़ा था एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? तो आप बोलोगे हाँ गुरुजी पढ़ा था। ठीक, जो ट्रायंगल का एरिया होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो कितना होता है? √3/4 साइड स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? तो आप बोलोगे हाँ सर, यानी एरिया के स्थान पे कितना रखोगे? तो आप मुझे बताओ, एरिया के स्थान पे आप रखो √3/4 साइड स्क्वायर। जो आपने पढ़ा है वही, बस और कुछ नहीं। मैंने कहा आपको, देखो मेरी बात को समझो, हम आपसे क्या कह रहे हैं? हम आपसे कह रहे हैं इन रेडियस निकालने का तरीका होता है एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर। और एरिया कितना होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का? तो √3/4 साइड स्क्वायर होता है। अब ये मत पूछना सर ये कहां से आया, हीरोन्स फॉर्मूला में लगाओगे तो आ जाएगा। फिर ये मत पूछना हीरोन्स फॉर्मूला कहां से आया। भैया हीरोन्स फॉर्मूला एक थ्योरम है, और थ्योरम का जो है, ठीक है, उतना नहीं लिपापोती करते हैं एसएससी के एग्जाम में। सेमी पेरीमीटर क्या होता है? तो बोलते हो सर 3/2। क्या हो जाता है? 3/2 हो जाता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा इनका अरेंजमेंट करो। अरेंजमेंट करोगे तो क्या करोगे? √3² ऊपर है तो उसको ऊपर रहने दो। ये वाला 2 कहाँ चला जाएगा? तो ये वाला 2 ऊपर चला जाएगा। नीचे क्या बच जाएगा? 4×3a बच जाएगा। नीचे क्या बच जाएगा? 4×3a। ठीक, a से आपने a को काट दिया, 2 से आपने 2 को काट दिया। ठीक है, और यहां पर आपका हो जाएगा फिर √3a और बट्टे में कितना?
2 इंटू 3। फिर उसके बाद आपने क्या किया, √3 से इसको √3 बार में काट दिया, तो जाकर आपका आता है a/2√3, जो कि आपका इन रेडियस है a/2√3। उसी तरीके से जब आप यहाँ पर सरकम रेडियस निकालते हो तो सरकम रेडियस का वैल्यू होता है r बराबर ABC/4 डेल, ABC/4 डेल, a यानी हो जाएगा a³ और 4 इंटू एरिया, तो 4 इंटू एरिया कितना होता है, √3 बटे, ठीक है, √3/4 इंटू a²। हमारा 4 से 4 खत्म, a² से ये खत्म, तो a/√3 आता है और वो a/√3 यहाँ पर लिखा गया है। तो हमने पढ़ा कि जब हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में वही इन रेडियस हमारी ये वैल्यू हो जाती है। यानी आगे से अगर मैं आपको सीधा बोलूं कि कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 10 सेंटीमीटर है, उसकी इन रेडियस बताओ, तो बोलोगे 10/2√3। कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड 20 सेंटीमीटर है, उसका सरकम रेडियस बताओ, तो 20/√3 बताओगे। ठीक है, अब अगर मानो इसका इन रेडियस है तो इस सर्कल का एरिया भी होगा, तो बोलोगे हाँ सर एरिया कैसे होगा, तो एरिया का मतलब होता है पाई इंटू r²। पाई तो आपने लिख दिया और r की वैल्यू इतनी है, यानी इसी का स्क्वायर करो तो a का स्क्वायर a आ जाएगा और 2√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर आपका सरकम रेडियस इतना है तो आप मुझे बताओ सरकम सर्कल का एरिया कितना होगा, तो बोलोगे पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर यानी a/√3 का स्क्वायर यानी a²/3। तो हमें रेडियस पता है तो एरिया निकाल दिया, रेडियस पता है तो एरिया निकाल दिया। ठीक, तो जैसे मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, मेरा आपसे सिंपल सा क्वेश्चन क्या है कि आपके सामने मैंने एक ट्रायंगल रखा है और इस ट्रायंगल की साइड मानो, इस ट्रायंगल की साइड मानो मैंने कहा 12 सेंटीमीटर। ये कैसा ट्रायंगल है, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल क्या है मेरा आपसे, मेरा पहला सवाल है आपसे फाइंड करने को। और क्या क्या फाइंड करने को, पहला सवाल इन रेडियस कितना होगा, अंतः त्रिज्या कितना होगा, इंग्लिश हिंदी वाले बच्चे समझ जाएंगे। दूसरा मेरा सवाल है आपसे कि इसका सरकम रेडियस कितना होगा। ठीक है, फिर मेरा आपसे तीसरा सवाल है कि इसका जो एरिया ऑफ इन सर्कल कितना होगा, छोटे वाला सर्कल जो इसके भीतर स्थापित है उसका एरिया कितना होगा। और चौथा सवाल मेरा होगा आपसे एरिया ऑफ सरकम सर्कल कितना होगा। ठीक है, सरकम सर्कल का क्षेत्रफल जो होगा वो कितना होगा बता दो। 4 पॉइंट पूछा है। गुलशन कुमार कहते हैं सर इफ वी ड्रॉ ट्रू सर्कल इनसाइड इक्विलेटरल ट्रायंगल देन रेडियस ऑफ द सर्कल कैसे निकालेंगे। सभी चीजें बताएंगे गुलशन जी, परेशान क्यों हो रहे हैं, ना आप कहीं जा रहे हैं ना हम कहीं जा रहे हैं, दोनों यहीं पर हैं। कंसेप्ट बताने आए हैं तो पूरा का पूरा हाई लेवल तक का कंसेप्ट बता के जाएंगे आपको। आप तसल्ली से पढ़ते रहिए, हम बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, उतना परेशान ना हुआ करें, हम हैं, आप परेशान ना हो। अगर हम नहीं होंगे तो परेशान होने की जरूरत है, लेकिन जब तक हम हैं और हमारे हाथ में मार्कर है परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो हमसे कहा गया ये 4 चीजों के बारे में पता करने को। तो हमें पता है इन रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, साइड/2√3 होता है। सबका फॉर्मूला पहले लिखो। सरकम रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, तो सरकम रेडियस का फॉर्मूला इसी का दोगुना होता है। अगर किसी को नहीं याद है तो इसका दोगुना कर देना। जैसे इसका दोगुना करोगे तुम्हारा 2 से 2 खत्म हो जाएगा, a/√3 आएगा। अब बोलोगे सर दोगुना क्यों किए, मनमर्जी के मालिक थोड़ी हैं आप जो दोगुना कर देंगे। तो दोगुना करने के पीछे का कंसेप्ट जान लो, ज्योमेट्री में पढ़ाए थे कि अगर ये ट्रायंगल है, इसके अंदर एगो सर्कल है और इसके बाहर एगो सर्कल है, समझना मेरी बात को, 2 सर्कल हो गया ना, ये इसके मीडियन को जब ज्वाइंट करते हो तो यहाँ पर ये इसका सेंट्रोइड होता है। और सेंट्रोइड के लिए शुरू में मैंने पढ़ाया था कि किस रेशियो में बांटता है, तो बोलोगे सर 2:1 में बांटता है। ये बात आपको अच्छे से पता है कि सेंट्रोइड 2:1 में बांटता है। तो बोलोगे हाँ सर, तो सेंट्रोइड से साइड तक की दूरी जो होती है वही हमारा छोटे वाले का सर्कल होता है। यानी छोटे वाले का सर्कल का रेडियस अगर 1 यूनिट है और सेंट्रोइड से वर्टेक्स तक की जो दूरी होती है, वर्टेक्स तक की जो दूरी होती है वो होती है 2 यूनिट। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि इस छोटे वाले के सर्कल का रेडियस अगर r है और बड़े वाले के सर्कल का रेडियस अगर कैपिटल R है तो इनके रेडियस का अनुपात 1:2 होता है। यानी बड़े वाले सर्कल का रेडियस हमेशा दोगुना होता है किसके, छोटे वाले के। हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि इसका जो रेडियस होगा इसका दोगुना होगा। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं बड़े वाले का जो एरिया होगा, ठीक है, अगर रेडियस इसका दोगुना है तो अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया में छोटे वाले का और बड़े वाले का एरिया का अनुपात क्या रहेगा, 1/4 रेडियस का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 2 का
का स्क्वायर 4। यानी एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जब भी कोई ट्रायंगल बनाते हो, उस ट्रायंगल के दो सर्कल बनाते हो, छोटा वाला और बड़ा वाला, तो छोटे वाले का रेडियस जो है उसका दोगुना होता है बड़े वाले का रेडियस, और छोटे वाले का जो एरिया है उसका 4 गुना होता है बड़े वाले का एरिया। अगर नहीं यकीन आ रहा है तो आप क्या करो, फॉर्मूला लगाकर आप खुद सामने देख लो, आपको पता चल जाएगा। छोटे वाले का रेडियस a/2√3, बड़े वाले का रेडियस होता है a/√3। आप मुझे बताओ क्या इसका दोगुना आपको ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो बोलोगे हाँ सर दिख रहा है ना। आप यहीं पर देखो ना सर, जो हमने फॉर्मूला लगाया है आप उसी से देख लो कि छोटे वाले का जो साइड होता है सर, उसी का यहाँ पर दोगुना कौन हो गया है? ये बड़े वाले का रेडियस हो गया है। छोटे वाले के रेडियस का दोगुना, अगर हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तभी वो 2 इस 2 को काट के a/√3 बन गया, यानी इसके रेडियस का दोगुना हमारा ये है। उसके बाद इन सर्कल का जो एरिया है वो πa²/12 है। आप इसका 4 गुना करो, जब यहाँ पर आप इसको 4 से गुना करोगे ये इसको 3 बार में काटेगा और ये πa²/3 आ गया कि नहीं आ गया? यानी ये बात हमने सीखा कि इसके रेडियस का दोगुना ये होता है और इसके एरिया का 4 गुना कौन होता है? बड़ा वाला होता है। और ये बात आजीवन हमने अपने माइंड में रखना है। तो यहाँ पर फिलहाल हम इनका रेडियस निकालते हैं। इन रेडियस निकालने का फॉर्मूला a/2√3 होता है। साइड का मान हो गया 12 और 12 बटे कितना करेंगे? 2√3। 2 से काटेंगे तो 6 बार में। 6 को फर्दर हम लिख सकते हैं 2 × 3/√3। ठीक है, √3 से इसको काटेंगे तो √3 बार में, यानी इन रेडियस कितना आ जाएगा? 2√3। इन रेडियस कितना आ जाएगा? 2√3 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर सरकम रेडियस निकालो। साइड का मान कितना है? 12, तो 12/√3। 12/√3 को क्या लिख सकते हो? तो बोलोगे 4 × 3/√3। √3 इसको √3 बटे में काटेगा तो बोलोगे सर 4√3 जो हो जाएगा वो हमारा इसका सरकम रेडियस। तो क्या आपको दिख नहीं रहा है कि इसका दोगुना यहाँ हो चुका है? अब तो दिख गया ना कि दोगुना होता है, यानी आपका इन रेडियस 2√3 और आपका सरकम रेडियस 4√3। अब बताओ एरिया सर्कल का कितना बनाओगे? तो πr² होगा। अगर छोटे वाले का बोला है तो πr² और बड़े वाले का बोला है तो πR²। पाई के स्थान पर पाई लिख दो। छोटे वाले की जो रेडियस निकाली है, इन रेडियस मतलब स्मॉल आर और सरकम रेडियस का मतलब कैपिटल। तो स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है? 2√3, यानी क्या करोगे? 2√3 का स्क्वायर। तो 2 × 2 4, 4 × 3 12, यानी ये हो जाएगा 12 पाई। और बड़े वाले का एरिया निकालोगे तो बोलोगे πr², यानी पाई। कैपिटल आर की वैल्यू कितनी आई है? कैपिटल आर की वैल्यू 4√3 आई है, तो 4√3 का स्क्वायर, यानी 4 चौके 16 3 के 48 पाई, तो ये हमारा हो जाएगा 48 पाई। क्या आपकी आंखें यहाँ देख पा रही हैं कि इसका ये 4 गुना हो गया है? तो बोलोगे हाँ सर। यानी अगर आपको इन रेडियस पता है तो उसका 2 गुना कर दोगे तो सरकम रेडियस निकल जाएगा। और अगर आपको अंदर वाले सर्कल का एरिया पता है, उसका 4 गुना कर दोगे तो बाहर वाले सर्कल का एरिया निकल जाएगा। एक और सवाल हम आपको देते हैं, अब आप मुझे उस सवाल के माध्यम से बताओ। ठीक है, आप मुझे सेम बताओ आपसे जो मैं पूछूंगा। ठीक, एक और सवाल है हमारा आपसे, और सवाल क्या है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर यहां पर मैंने कह दिया, अगर यहां पर मानो यहां पर जो साइड है वो 15 सेंटीमीटर है, अगर यहां पर साइड 15 ना कह के आप ऐसे कह लो 24 सेंटीमीटर है, नहीं 12 दिया था ना, आप इसको कर लो 18 सेंटीमीटर, चलो 18 सेंटीमीटर है, हर साइड 18 सेंटीमीटर है, तो मुझे बताओ यहाँ पर इन रेडियस कितना होगा, सरकम रेडियस कितना होगा, सर्कल का एरिया कितना होगा, सरकम सर्कल का एरिया कितना होगा। हर चीज का मुझे जो है यहाँ पर आंसर चाहिए आप सभी से, ताकि हम समझ पाए कि आपने सभी कंसेप्ट को समझा है। बताइए, चलिए हर एक पॉइंट को मुझे बताइए कि हर पॉइंट पे यहाँ पर वैल्यू कितनी आ रही है। मैंने कहा ना, थ्योरी को जितना अच्छे से कंप्लीट करेंगे आपको एक्सरसाइज में उतना ही मजा आने वाला है। ठीक, चलिए बताइए। तो आप बोलेंगे सर देखो इन रेडियस जो होता है वो होता है साइड बटे 2√3, ठीक है। सरकम रेडियस जो होता है वो होता है साइड बटे √3। या फिर आप बताओ मुझे यहाँ पर सबसे बढ़िया इन रेडियस कैसे निकालेंगे, तो साइड बटे 2√3। इन रेडियस को जरा निकालना तो बोलोगे सर साइड के स्थान पे 18 है तो 18 रखते हैं, और नीचे 2√3 है तो 2√3 रखते हैं। 2 से इसको 9 बार में काटेंगे। 9 को क्या लिख सकते हैं सर, 3 × 3 लिख सकते हैं, और बट्टे में √3 है तो √3। √3 इसको सर √3 बार में काटेगा, यानी इसका जो रेडियस आएगा वो 3√3 आएगा। इसका रेडियस कितना आएगा सर,
3√3 आएगा। अगर इन रेडियस 3√3 है तो सरकम रेडियस बाहर वाली त्रिज्या क्या होगी, इसकी दोगुनी हो जाएगी, यानी 3√3 का दोगुना 6√3 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो बोलोगे हाँ सर। 3√3 अगर अंदर वाले का रेडियस है, छोटू सर्कल का है, तो बड़े वाले सर्कल का 6√3 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगर हम अंदर वाले सर्कल का एरिया का बात करें तो πr², यानी पाई के स्थान पर पाई रखेंगे, रेडियस कितना है तो 3√3, और 3√3 का कर दो स्क्वायर, तो 3 3 9 3 27 पाई हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 27 पाई हो जाएगा आंसर। अगर छोटे वाले सर्कल का एरिया 27 पाई है तो बड़े वाले का एरिया क्या होगा, तो बोलोगे सर इसी का 4 गुना, यानी 27 का 4 गुना 108 पाई जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। 27 का 4 गुना क्या होगा, ठीक है, 108 पाई होगा, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गया, समझ में आया, बताओ। इसके रेडियस का 2 गुना ये होता है और इसके एरिया का 4 गुना ये होता है। चलिए, बहुत ऑप्शन, बहुत शानदार। ठीक, अब जरा आ जाओ एक और बात को हम समझते हैं, और वो बात हमारे लिए क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। यही बातें मैंने आपको यहाँ पर लिखा है, पॉइंट नंबर 6 और पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 6 जो है पहले आप लोग इसको समझो, फिर पॉइंट नंबर 7 को समझना। ठीक, तो पॉइंट नंबर 6 जो है उसको समझिए, आपको मैंने पढ़ाया है अच्छे तरीके से, एक एक बातों को समझाया भी है। पॉइंट नंबर 6, तो पॉइंट नंबर 6 को देखो। 7 को मैं अभी नहीं कह रहा कि आपको देखना है, आप 7 को गोली मार दो अभी कुछ देर के लिए। गोली मार दो का मतलब ये नहीं कि वही से वहां गोली मार रहे हैं, गोली मारने का मतलब अभी इस पे फोकस मत करिए। आप जो फोकस कर रहे हैं वो पॉइंट नंबर 6 पे करिए कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सरकम सर्कल एंड इन सर्कल इज 4:1। ये बात आपको पता है कि इनके जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है वो 4:1 होता है। मतलब छोटे वाले का 4 गुना कौन होता है, बड़ा वाला होता है। ठीक, फिर इसके बाद एक पॉइंट है आपके सामने, आप इस पॉइंट को भी जरूर पढ़िए। ये पॉइंट यहाँ पर क्या कहा है, ये पॉइंट पढ़िए। ये ज्योमेट्री में हमने आपको पॉइंट पढ़ाया था। कब पढ़ाया था, जब हम आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल पढ़ा रहे थे। ठीक है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल पढ़ा रहे थे यानी समबाहु त्रिभुज पढ़ा रहे थे, तब हमने आपसे एक बात बकायदा कही भी थी। ठीक, और ये बात हमने आपसे क्या कहा था, हमने आपसे कहा था कि यदि आपके पास एक त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज है तो इसके अगर आप 3 परपेंडिकुलर बना रहे हैं, आप इसके 3 परपेंडिकुलर बना रहे हैं। परपेंडिकुलर का मतलब लंब, यानी यहां से जैसे मानो आपने बीच में कोई भी पॉइंट अपने मर्जी का ले लिया। आपने कहा सर हम यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं, मानो यहाँ पर कोई पॉइंट ले लेते हैं, और इस पॉइंट से तीनों भुजाओं पर लंब डालते हैं। पहले लंब यहाँ पे गया, दूसरा लंब आपने यहाँ डाला, तीसरा लंब आपने यहाँ डाला। ठीक है, लंब का मतलब क्या होता है, जो 90 का एटलीस्ट कोण बनाए। तो यहाँ पर हमने कहा इसकी वैल्यू अगर x है, इसकी वैल्यू y है, इसकी वैल्यू z है, तो ये तीनों, या फिर x y z छोड़ो, अगर यहाँ पर यही बातें कही गई है, इफ द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, आर P1 P2 एंड P3, मतलब पहले वाले का परपेंडिकुलर P1 है, दूसरे वाले का P2 है, तीसरे वाले का P3 है, तो इन तीनों को जोड़ने पे दोस्त कितना आएगा, तो बोलोगे सर इन तीनों को जोड़ने पे जो हमारी वैल्यू आएगी वो हमारे हाइट के बराबर होगी। वो हमारे हाइट के बराबर, हाइट क्या होता है, तो हमारा जो ट्रायंगल का हाइट होता है वो ये होता है, और वो हमारा इसके बराबर होगा। अगर यकीन ना आए तो आप प्रूफ करके देख लो, यानी बोलेंगे सर ये √3/2 इंटू a के बराबर, और √3/2a क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट होता है। यानी यही बात कहा गया है, सभी इसको परपेंडिकुलर को जोड़ने पे इनकी वैल्यू √3/2a आ जाएगी, जो कि हाइट के बराबर होगी। अगर इन परपेंडिकुलर को जोड़ने पे हमारा जो साइड इनकी जो वैल्यू आई है वो इतनी आई है, तो एक बार हमारे एग्जामिनर ने क्या कहा, हमारे एग्जामिनर ने कहा ठीक है अब तुम लोग जो है, ठीक, वो यहाँ पर बहुत ज्यादा होशियार हो गए, तो एक काम करो, मैं तुम्हें इन सभी ट्रायंगल्स के हाइट देता हूँ। कल के दिन क्या हुआ, हमारे साथ एक क्वेश्चन आया, हमारे साथ क्वेश्चन नहीं आया, हमारे पेपर में क्वेश्चन आया, और पेपर में क्वेश्चन क्या आया, पेपर में हमें एक ऐसा ट्रायंगल बना दिया गया था। ठीक, और ट्रायंगल में क्या दे दिया गया था, तो ट्रायंगल में कहा गया था यहाँ पर एक पॉइंट है, समझना मेरी बात को, और यहाँ पर इसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर है, और इसकी लंबाई मानो 1 सेंटीमीटर है, और कहा गया था कि यदि जितने भी लंब यहाँ पर डाले गए हैं उन सभी लंब का जो मान है, उन सभी लंब का जो मान है वो 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर है। जैसे मानो ये ट्रायंगल ABC हो गया,
ठीक है, ओ नाम का एक पॉइंट हो गया। ओ से सब जगह पर जो लंब डाला गया है, जैसे ओडी हो गया, ओई हो गया, ओएफ हो गया, इन सभी परपेंडिकुलर के मान जो हैं 1, 2 और 3 करके हैं। ठीक है, और ये ट्रायंगल समबाहु ट्रायंगल है, समबाहु यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो हमसे पूछा गया था फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एबीसी का क्षेत्रफल जो होगा वो कितना होगा बता दो। एबीसी का जो क्षेत्रफल होगा वो बता दो। बहुत आसान क्वेश्चन, एबीसी का जो क्षेत्रफल होगा वो बता दो। पेपर में 1000 बार पूछा गया है ये सवाल, और गारंटी कह रहा हूं आपके पेपर में ये सवाल आ रहा है। आपके प्री में ये सवाल आएगा, आपके मेंस में सवाल आ सकता है, प्री में सबसे ज्यादा ये सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर हम सभी परपेंडिकुलर को जोड़ देते हैं, यानी P1 प्लस P2 प्लस P3 को यदि हम जोड़ देते हैं तो वो हमारा हो जाता है कितना? √3/2a के बराबर हो जाता है। जरा हम तीनों परपेंडिकुलर को जोड़ते हैं तो 3, 2, 5 और 1 6, 6 बराबर हो जाएगा √3 बटे कितना? 2a हो जाएगा सर। ठीक है, तो यहां से आप हमें a की वैल्यू बताओ। ठीक है, तो हम बोलेंगे सर 12/√3, ये हमारा किसका वैल्यू आ गया सर? a की वैल्यू आ गई 12/√3। अगर हमें साइड की वैल्यू 12/√3 पता है, अगर हमें साइड की वैल्यू 12/√3 पता है, तो आप मुझे बताओ हम एरिया निकाल पाएंगे या नहीं? तो बोलोगे हाँ सर एरिया निकाल पाएंगे। एरिया क्या होता है? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है। तो पहले इसका इस्तेमाल करके साइड निकालेंगे और फिर उस साइड का इस्तेमाल करके एरिया निकालेंगे। तो एरिया निकालेंगे तो बोलेंगे सर √3/4, ठीक है, इंटू साइड की वैल्यू कितनी है? 12/√3। तो 12/√3 का क्या करना है? स्क्वायर करना है, यानी 12/√3 को आप कितनी बार लिख दो? 2 बार लिख दो। √3 से आपका √3 चला जाएगा, 4 से आप इसको काटोगे 3 बार में जाएगा, √3 इसको √3 बार में काट देगा। तो बोलोगे सर 12√3 जो आएगा वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा। 12√3 जो आएगा वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा। पेपर में 1000 बार ये प्रश्न पूछा गया है। पेपर में आपको तीनों परपेंडिकुलर का लेंथ दे दिया जाता है और तीनों परपेंडिकुलर का लेंथ देने के बाद आपको बड़े वाले का एरिया पूछता है। तो तीनों परपेंडिकुलर का जो लेंथ होता है बराबर होता है हाइट के। यहां से हम साइड निकाल देंगे और साइड का स्क्वायर करके हम क्या कर देंगे? एरिया निकाल देंगे। क्लियर हो गया? तो आंसर कितना आएगा? आंसर आ जाएगा हमारा 12√3। एक बार कैलकुलेशन को देख लीजिए। बहुत बच्चे जो होते हैं सही उत्तर देते हैं और बहुत बच्चों का उत्तर गलत आता है। जैसे साधना का उत्तर गलत है, मनीषा यादव का उत्तर गलत है, साइमा का उत्तर गलत है, शुभम पॉल का उत्तर गलत है। पता नहीं छोटे से बात में भी आप लोग ऐसे कैसे गलती कर देते हो। छोटा सा सवाल था तब भी आप लोगों ने गलत उत्तर दे दिया। ठीक है, जैसे एक और क्वेश्चन मैं आपको कह रहा हूं सेम तरीके से। ठीक, एक और क्वेश्चन मैं आपसे कह रहा हूं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। सेम तरीके से मैंने आपसे कहा कि मानो यहां पर मुझे नहीं पता है क्या है और क्या नहीं है। मानो अब मैंने लंबाई को बदल दिया और लंबाई का मान मैंने अब आपको कुछ और दे दिया। ठीक है, अब मानिए लंबाई का मान आपको यहां पर मैं आपको दे रहा हूं। लंबाई का मान हमने आपको दे दिया और क्या दे दिया? लंबाई का मान हमने आपको दे दिया। ठीक है, मैंने कहा 3√3, ठीक है, 2√3 और मैंने कहा यहाँ पर 5√3 जो आपके पेपर में पूछा गया था। मैंने कहा कि यहाँ पर ओडी की लंबाई 3√3 है, ओई की लंबाई 5√3 है, ओएफ की लंबाई 2√3 है। अब मुझे बताओ एरिया कितना होगा? चलो आंसर बताओ एरिया कितना होगा? आंसर बताओ कितना होगा? आंसर बताइए सभी। आंसर बताइए चलिए।
क्या बताओगे? बताओगे सर बहुत ही आसान है। हम यहाँ पर अगर मानो यहाँ पर P1 प्लस P2 प्लस P3 को जोड़ते हैं तो इनकी वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी हमारा साइड √3/2a हो जाएगी। तो बोलोगे हाँ सर। जरा सबको जोड़ो तो बोलोगे सर 5√3 3√3 8√3 और 8 में 2, देखो 5 3 8 और 2 10, यानी बोलोगे सर 10√3 और 10√3 बराबर होता है किसके? √3/2a के। तो √3 से √3 खत्म, तो साइड की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 का दोगुना, यानी साइड का मान 20 आ जाएगा। अगर साइड का मान 20 आ जाएगा तो हमसे क्या बोलेगा? हमसे एरिया बोलेगा। तो एरिया की वैल्यू क्या होती है? हमेशा इस बात को ध्यान रखना, √3/4 इंटू साइड का मान और इंटू साइड का मान। ये हमसे बोलता है 4 से हमने 5 बार में काटा, 20 बचे 100√3। और ये आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो CHSL के प्री में पूछा गया था इस बार। ठीक है, इस बार के CHSL के प्री का क्वेश्चन है जो आप में पूछा गया था कि एक समबाहु त्रिभुज है, उसके तीनों परपेंडिकुलर का मान आपको दे दिया गया था और उसके बाद जो है उनका क्षेत्रफल पूछा था। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, तीनों को जोड़ने पे √3/2a आ गया, साइड का मान निकाल दिया और एरिया निकाल दिया। तो इसी के ऊपर जरा एक एग्जाम्पल है, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल में कहा गया है फ्रॉम एनी पॉइंट इनसाइड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर आर A, B एंड C, उसका एरिया क्या होगा? अब यही बात आपको जो है कह देगा, ठीक है, कि एक ट्रायंगल है, उसके परपेंडिकुलर का मान अगर ABC है तो उसका एरिया तुम मुझे डायरेक्ट बताओ, उसका एरिया तुम मुझे डायरेक्ट बताओ। तो यही बात हमने यहाँ पर आपको डायरेक्ट एक रिलेशन दिया था कि अगर आपको एरिया निकालना है तो तीनों परपेंडिकुलर को जोड़ के उसका स्क्वायर करके √3 कर दो। ये भी डायरेक्ट शॉर्टकट होता है, ठीक है। और ये कहाँ से आया? तो मैं आपको बताता हूँ ये कहाँ से आया। आप शॉर्टकट जरा देखो जनाब, आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने कि कहा तीनों परपेंडिकुलर का लेंथ इतना होता है और मुझे पता है यहाँ पर एरिया जो होता है जनाब क्या होता है? देखिएगा एरिया जो होता है वो होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। होता है कि नहीं होता है? आप मुझे बताइए। तो बोलेंगे हाँ सर होता है। ठीक, तो हमने यहाँ पर कहा कि √3/4 साइड स्क्वायर ये आया तो आया कैसे? √3/4 साइड स्क्वायर आया तो आया कैसे? बस यहाँ समझो। तो हमने यहाँ पर कहा ऊपर और नीचे हम इसमें कितने से गुना लगा देते हैं? √3 से, और नीचे भी √3 से। तो ऊपर वाला हो जाएगा 3/4 a स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 1/√3। और 3/4 a स्क्वायर कैसे आया? तो इसी का स्क्वायर करने से आया। देखो √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, a स्क्वायर का a स्क्वायर, यानी हम कह सकते हैं ये वाला जो है ये क्या है? सभी परपेंडिकुलर का जोड़ का स्क्वायर है और उसको √3 से हम क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। यानी अभी जो मैंने आपको ये सवाल दिया था, अगर ये सवाल किसी बच्चे को करना था तो वो ये बेसिक मेथड ना अप्लाई करके वो डायरेक्ट एक लाइन में बोलता। और वो डायरेक्ट एक लाइन में क्या बोलता? वो डायरेक्ट एक लाइन में बोलता कि भैया हमको एरिया निकालना है, तो हम क्या करेंगे? सभी परपेंडिकुलर्स को जोड़ देंगे, सभी परपेंडिकुलर को जोड़ देंगे। देखो एक तो तरीका पहले मैंने वो बता दिया जिससे आप बड़े कंफर्टेबल हो जाते हो। कंफर्टेबल का मतलब क्या होता है कि बड़े आसानी तरीके से आप सीधा पहले सोचते हो अच्छा ठीक है ये वाला इसके बराबर है, फिर वहां से हम साइड निकाल देंगे, साइड से फिर एरिया निकाल देंगे। अब मैं आपको सिखा रहा हूँ शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक क्या कि अगर आपको एरिया निकालना है तो सभी को जोड़ के स्क्वायर करके क्या कर दो? √3 से भाग। फिर पूछोगे ये कहां से आया? तो ये भाई साहब इसी एरिया को हम ऐसे लिखते हैं, इस एरिया में ऊपर नीचे √3 का गुना कर देंगे तो ये इतना बन जाएगा। और ये वाला जो है सभी साइडों के जोड़ का स्क्वायर है, तो फिर हमने इसको इतना कह दिया और √3 हमारा √3 के डिवाइड में आ गया। तो ये पॉइंट हमारा इसमें कन्वर्ट हो गया। तो यहां पर आप मुझे बताओ सभी साइडों का जोड़ 3 2 5 और 1 6, तो सभी साइडों का जोड़ 3 2 5 1 6। तो बोलोगे सर 6 का स्क्वायर कितना हो गया? तो 36 हो गया। और 36 को कितने से भाग करना है? √3 के साथ। तो बोलोगे सर 36 को आप लिख दो 12 × 3 और उसको भाग कर दो √3 के साथ। √3 इसको √3 बार में काटेगा। देखो कितने सिंपल तरीके से एक लाइन में आंसर आ गया 12√3, कितने सिंपल तरीके से। लेकिन गलती क्या करते हैं? पहले हम लोग वहां से जाते हैं तो साइड निकालते हैं और फिर साइड से हम क्या निकालते हैं? एरिया। चूंकि मैंने दोनों पॉइंट इसीलिए बताएं क्योंकि मुझे एक पता है कि एक बच्चा जब परीक्षा हॉल में होता है तो हो सकता है ये पॉइंट उसको दिमाग में ना याद रहे, वो भूल जाए।
इस वजह से पहले मैंने आपको बेसिक बताया कि बेसिक से याद कर लो, और फिर उसके बाद अगर परीक्षा में याद रहा तो ठीक, नहीं तो बेसिक से बना लेना। अब जैसे मानो सेम तरीके से यहाँ पर मैंने दूसरा सवाल भी आपसे पूछा था जिसका आंसर 100√3 आया था। अब यहाँ पर भी देखोगे तो मैंने आपसे एरिया ही पूछा था, तो यहाँ पर भी आप एरिया बताने के लिए क्या करते, बोलते सर सभी को जोड़ दो। सभी को जोड़ने का मतलब 2√3 प्लस 3√3 प्लस 5√3, सभी को जोड़ने के बाद क्या कर दो, स्क्वायर, और इसको भाग कर दो √3 के साथ। बस 5 3 8 और 2 10, 10√3। तो बोलोगे सर 10√3 का क्या करना है, 10√3 का स्क्वायर करके कितना भाग कर देना है, √3 से। 10 का स्क्वायर होता है सर 100, √3 का स्क्वायर होता है 3, और बट्टे में आ जाएगा √3। √3 इसको √3 बार में काटेगा तो आंसर आ जाएगा आपका 100√3 इज द करेक्ट आंसर। 100√3 जो आता वो हमारा करेक्ट आंसर आ जाता। ठीक है, तो यहां पर जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है सेम तरीके से कि अगर सभी परपेंडिकुलर का लेंथ ABC है तो एरिया कितना होगा। तो आप बोलोगे सर एरिया बराबर, बड़ा ही सिंपल भाषा में, A प्लस B प्लस C, सभी परपेंडिकुलर को जोड़ दिया, उनका स्क्वायर कर दिया और उसको √3 से भाग कर दिया, यही हमारा एरिया आएगा सर। बस देख लीजिए ये बात कहाँ दी गई है। तो हमारे ऑप्शन में नीचे कहीं पर भी √3 नहीं है। नीचे √3 नहीं है तो हम क्या करेंगे, ठीक है, अगर नीचे √3 नहीं है तो ऊपर नीचे √3 से गुना करेंगे। अगर ऊपर नीचे √3 से क्यों गुना करते हैं, फैक्टराइजेशन करने के लिए। तो जब हम ऊपर और नीचे √3 से गुना करेंगे तो बोलेंगे ऊपर में √3 इंटू A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे √3 को √3 से गुना करने पे ये आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो √3/3 A प्लस B प्लस C, यानी ऑप्शन नंबर B फॉर बाहुबली दिख रहा है। हैप्पी जांगेड़ पूछते हैं सर ट्रायंगल इक्विलेटरल है तभी तो होगा। बिल्कुल भाई, जब ट्रायंगल इक्विलेटरल है तभी होगा, अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल नहीं है तो कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है फिर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा जो है, ठीक है, यहां पर देखो ऑप्शन नंबर सी में स्क्वायर गायब है और यहां पर स्क्वायर दिया, हमें स्क्वायर करना होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। आ जाओ एग्जांपल नंबर 3 देखो क्या है। कहा है कि 3 परपेंडिकुलर का लेंथ दे दिया है 4 5 और 6, तो एरिया बताओ कितना होगा। ठीक है, बताओ एरिया कितना होगा। क्या बोलोगे, बोलोगे बहुत आसान काम है सर, एरिया बराबर सिंपल है, सभी को जोड़ेंगे यानी 4 + 5 + 6, उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे और भाग कर देंगे। किससे भाग कर देंगे मेरे भाई, तो √3 से भाग कर देंगे। 6 4 10 5 15, 15 का स्क्वायर कितना होगा, तो 225, और 225 को हम √3 के साथ भाग कर देंगे। ठीक है, 225 को हम √3 के साथ भाग कर देंगे। चूंकि नीचे हमारे ऑप्शन में कहीं पर भी रूट नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको √3 और √3 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। जब हम इसको गुना करेंगे तो बोलेंगे 225 √3, और बट्टे में √3 हो जाता है 3, 3 से काटोगे तो 75 बाट में कटेगा। तो बोलोगे सर 75 √3 जो आएगा वो क्या आएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। बी फॉर बाहुबली जो आएगा वो करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, चलो आ जाओ। तो यहां से जो है अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे। ठीक है, जितनी बातें यहाँ से जाननी है, अगर नेक्स्ट पॉइंट के जितनी भी बातें हो जाती हैं यहाँ से हम आगे चलेंगे। बहुत ही खूबसूरत क्लास कल होने वाली है, बहुत ही प्यारी क्लास होने वाली है जहाँ से हम सभी बातों को समझेंगे, और कल और मजा आने वाला है। कल का सेशन ऑल इंटरेक्टिव होगा, फिर उसके बाद परसों का सेशन और मजेदार होगा। जितनी चीजें हैं मैं सब कोशिश कर रहा हूँ कराने की, और सिर्फ कराना मुझे नहीं है, मुझे इन सभी चीजों को बड़े अच्छे तरीके से कंप्लीट करवाना है। एक तो होता है कि आपने बस सिलेबस को जल्दीबाजी में खत्म कर दिया, ठीक है, प्रेशर था, ये था, वो था, अच्छे से नहीं पढ़ा है, बट मैं उन चीजों में बिलीव ही नहीं करता। मैं भले आपकी 2 बात सुन सकता हूँ कि सर आपने जो है 10 तारीख को वादा किया था लेकिन आपने 15 तारीख को पूरा किया। मैं ठीक है, स्वीकार है मुझे आपका 2 बात सुनना, मुझे स्वीकार है, लेकिन मैं ईमानदारी पूरी निभाऊंगा। मैं जब पढ़ाऊंगा तो मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, एक एक पॉइंट को पढ़ाऊंगा। क्योंकि कहने को ये कहा जाता है कि ये सिलेबस 5 महीने का है, 6 महीने का है, लेकिन असल में जो सिलेबस अगर एक्चुअल हम बात करें एसएससी के प्री और मेंस की, तो 1 साल से कम का नहीं है। वो डिपेंड करता है उस टीचर के ऊपर वो कितना पढ़ाता है। मेंसुरेशन को 10 क्लास में भी खत्म किया जा सकता है, और मेंसुरेशन को 40 क्लास में भी खत्म किया जा सकता है, 100 क्लास में भी खत्म किया जा सकता है। लेकिन ना 10 क्लास जरूरी है ना 100 क्लास जरूरी है, कम से कम 30 से 40 क्लास जरूरी है, जिससे आपके सभी कंसेप्ट को क्लियर हो सके। क्या होता है, आपने कहा जल्दी जल्दी में हमने 10 क्लास पढ़ा दिया, आपने थोड़ी बहुत बातें सीखी,
ठीक है। और थोड़ी बहुत बातें सीखने के बाद कहानी क्या होती है कि फिर आजीवन आप तरसते रहते हैं सारी बातों को जानने के लिए, फिर हर सवाल में आप हंसते हैं, हर पॉइंट पे आप हंसते हैं, फिर हर चीज को आप रटते हैं बैठ के, और 2 साल होता है तैयारी को और तब भी आप कंप्लीट जानकारी प्राप्त नहीं कर पाते। 1.5 साल मुखर्जी नगर में कोचिंग कर लिया, 1 साल ऑनलाइन किसी टीचर का बैच ले लिया, और इतना करने के बाद 2 किताबें भी लगा ली, और तब भी पता चला भैया मेंसुरेशन आज भी कमजोर है। तो ये रीजन यही होता है, क्योंकि अगर एक ही बार पढ़ा होता, पूरा पढ़ा होता और एक ही साथ पढ़ा होता तो कभी दिक्कत नहीं आती। कभी थोड़ा जाना, कभी थोड़ा जाना, कभी थोड़ा जाना, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। इसीलिए जितनी चीजें करा रहा हूं बढ़िया तरीके से करो, हमारे तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी, बस आपके तरफ से कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, हम तो पूरा पढ़ाएंगे, ठीक है। हमें फर्क नहीं पड़ता कि हमारे बैच का फीस कितना, हमें फर्क नहीं पड़ता आपने हमें कितना दिया, या हमें फर्क नहीं पड़ता क्या है क्या नहीं है, लेकिन हाँ हमें इस बात से फर्क पड़ता है कि हमें आपको पूरा पढ़ाना है और पूरा शिक्षित करना है, ठीक है। मन लगा के पढ़ते रहो। अपने यार प्यार रिश्तेदार जितने भी आपके दोस्त हैं उन सभी को बोलो कि अगर उन्हें भी क्लासेस अटेंड करनी है तो वो हमारा अप्रैल वाला वीओडी का बैच ले लें। वीओडी बैच क्यों ले लें? क्योंकि देखो पेपर में समय बहुत कम है और उसमें मैंने पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दिया है। तो कंप्लीट करवा दिया है तो वो काफी शॉर्ट टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। लाइव बैच में से भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो भी कंप्लीट होगा, लेकिन वो पेपर के 10 दिन पहले कंप्लीट होगा, 5 दिन पहले कंप्लीट होगा। तो उससे बेहतर वो बैच लेना होगा जो ऑलरेडी पहले से कंप्लीट है, ठीक है। और कंप्लीट है तो वो रिवाइज कर सकें। जो बच्चे क्लास देख रहे हैं, जो मेरे अपने बैच के बच्चे हैं, उनको कोई दूसरा बैच लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको कह रहा हूं, अगर आपके फ्रेंड आपसे पूछे कि आदित्य सर का कौन सा बैच लेना चाहिए, तो आप उन्हें बताओ उनका वीओडी बैच लो अगर लेना है तो, ताकि वो कंप्लीट कर सके, ठीक है। और आप सभी का सिलेक्शन होगा, चिंता मत करो, मन लगा के। मैं पूरा जान लगा रहा हूं, मैं यहाँ पर भी पूरे एफर्ट डाल रहा हूँ, यूट्यूब पर भी पूरे एफर्ट डाल रहा हूँ, ठीक है। मॉक में मजा आ गया, बिल्कुल भाई, मन लगा के ऐसे ही पढ़ते रहो। मैं पूरे अच्छे तरीके से जो है आप लोग को बता रहा हूँ। बाकी जितने बच्चों को आज अगर इकोनॉमिक्स की क्लास पढ़नी है तो अभी 3 बजे से इकोनॉमिक्स की क्लास चैनल पर लाइव हो जाएगी, वो जाके जरूर देख लेना, ठीक है। इन्फ्लेशन पहला टॉपिक होगा, वो पढ़ना जरूर, ठीक। इंग्लिश की क्लासेस नहीं चल रही हैं। देखो यार, मेरे से है ना इंग्लिश का मत पूछा करो कि सर इंग्लिश का क्लास नहीं चलता है, रीजनिंग का नहीं चलता है, ठीक है। इंक्वायरी नंबर है यार, उनसे पूछ लिया करो, क्योंकि मुझे खुद पता नहीं होता है, ठीक है। हर टीचर का अपना शेड्यूल होता है, हर कोई अपने शेड्यूल से स्टूडियो में आता है, पढ़ाता है, चला जाता है। किसके क्लास में कौन क्या टॉपिक पढ़ा रहा है किसी को पता नहीं होता। अब मुझसे पूछोगे विक्रम सर क्या पढ़ा रहे हैं तो मुझे नहीं पता, विक्रम सर से पूछोगे मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, नहीं पता। अलग अलग हर किसी के बैचेस होते हैं, 7-8 बैचेस चल रहे होते हैं, ठीक है। किस टीचर का किस टाइम पर क्या शेड्यूल है, किसने कौन क्लासेस ली, कौन सी क्लासेस नहीं ली, हमें कोई आइडिया नहीं होता है। इस वजह से हम कहते हैं कि आप इधर आप उस टीचर से पूछ लीजिए, नहीं तो इंक्वायरी नंबर पे पूछा करिए, ठीक है भाई। चलो, लव यू ऑल, खुश रहा करो, मस्त रहा करो, मस्त रहा करो। बाकी मिलेंगे अगले सेशन में, कल फिर से लाइव रहना 12:30 बजे, ठीक है। चलो, राजेश कहते हैं मेरे को गुरुकुल ज्वाइन करना है, उसका क्या? उसके लिए जो है गुरुकुल का नंबर मेरे भाई दे रखा है मैंने आपको, आप उस नंबर पे संपर्क करके बात कर सकते हो, ठीक है। बहुत बार यूट्यूब पर गुरुकुल का नंबर दिया है, नहीं होगा तो जो इंक्वायरी नंबर है उस पर फोन करके गुरुकुल का नंबर ले लेना, ठीक है। चलो।